श्री प्रवीण पटेल जी का धन्यवाद दूंगा और उनकी जो संस्था है नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस कि उन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र पटेल जी का और उनकी जो सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस दहानू है, मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको आज यहाँ बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ बात करने के लिए। जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 का, क्योंकि पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का था और तब से करीब 22-23 साल हो गए। इतने सालों के बाद अभी तक कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं आए और मेरे का 32 ईयर्स हो गए। तो ये उसमें बहुत सारी चेंजेस की जरूरत थी क्योंकि पुराने एक्ट में बहुत सारी खामियां थी और वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं था। कंज्यूमर को वो एक्ट आने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां थी। तो अभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 का, ये बहुत ही अच्छा एक्ट है। इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज है कंज्यूमर के लिए, इतनी सारी हेल्प है कंज्यूमर के लिए कि कंज्यूमर का काम बहुत आसान हो गया है। मैं कंटिन्यूसली लेटर लिखता रहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा, मैंने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में लेटर लिखा। मेरा एक ट्वीट आप नीचे देख रहे हैं जिसमें पीएमओ इंडिया को मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा ट्वीट है 9 जुलाई का, 9 जुलाई 20 का। और 20 जुलाई को ये नरेंद्र मोदी जी ने लागू कर दिया ये जो एक्ट है। तो 20 जुलाई 2020 से ये 2019 का 1 साल पुराना एक्ट 20 जुलाई से लागू हो गया। और दूसरा एक अचीवमेंट था कि जो जब ये कोरोना वायरस आया इंडिया में तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी कोरोना वायरस के बारे में कि ये कोरोना कितनी देर कहाँ रहता है। कोई कहता 10 घंटे रहता है, कोई कहता 22 घंटे, कोई कहता प्लास्टिक में ज्यादा रहता है, कोई कहता कागज में ज्यादा रहता है। तो हमने इसके बारे में काफी स्टडी किया और मेरे दिमाग में ये चीज आई कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है कि कहीं सैनिटाइज कर रही है रोड्स को, कहीं सैनिटाइज कर रही है मॉल को, और दुनिया भर में लोग बाग अपना बिल बना रहे हैं, गवर्नमेंट वाले खूब सैनिटाइज कर रहे हैं, वो सैनिटाइज कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, कुछ अपन को पता नहीं। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर जी के कई सारे लेटर्स लिखे। हमने कहा कि साहब ऐसा करिए, आप 1 या 2 दिन के लिए पूरे इंडिया को बंद कर दीजिए। उस समय तो कुछ जानकारी ज्यादा नहीं थी इसके बारे में, कोरोना के बारे में। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप इसको बंद कर दीजिए 2 दिन के लिए, सब लोग को घर में बैठाइए, तो कोरोना जहां जहां जिस स्पॉट पे होगा वो अपने आप मर जाएगा। तो आपको ये सैनिटाइजेशन करना और ये सब करने का खर्चा आपका बच जाएगा। तो जो पहला लॉकडाउन जो 22 मार्च को हुआ था वो मेरे सजेशन पे हुआ था। तो ये एक अचीवमेंट था मेरा। दूसरा कि जो फोर्ब्स मैगजीन है जो यूएसए की, उसने मेरे बारे में 6 पेज की एक स्टोरी लिखी है। ये काफी पहले की बात है कि मैंने क्या क्या काम किया और कैसे मैं एमटेक और एमबीए होकर के इतना क्वालिफाइड होकर के मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन की हेल्प कर रहा हूँ जिनको पेंशन नहीं मिल पाती है, लेडीज को हेल्प कर रहा हूँ जिनको कोई सहारा नहीं है उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने कवर करी। तो ये फोर्ब्स यूएसए मैगजीन में मेरा एक कवरेज हुआ था। तो ये भी एक अचीवमेंट था मेरा। और दूसरा कि जो रेलवेज हैं, रेलवे के आप अंदर देखते हैं कि जो पेंट्री कार में जो खाना जो दिया जाता है उसका रेट किसी को मालूम नहीं है। तो जो 40 रुपए का खाना है वो 60 में बिकता है, 80 चार्ज कर लेता है। जो पेंट्री कार का स्टाफ है वो कुछ भी चार्ज करता है आपसे। हम लोग पैसेंजर्स को, हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, तो कुछ भी चार्ज करेगा, हम लोग दे देंगे, मजबूरी है। तो हमको ये चीज बड़ा इफेक्ट करती है। तो कई साल से मैं फाइट कर रहा हूँ, करीब मैं 20 साल से रेलवे से फाइट कर रहा हूँ। कभी सक्सेस मिली, कभी नहीं मिली। तो ये फाइट करते करते मैंने कई लोगों का जो है लाइसेंस कैंसिल कराया, पेंट्री कार वालों का। और इस तरीके से मैं आज तक इसके बारे में फाइट कर रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। और मैंने कई पैसेंजर्स को जागरूक भी किया है कि जब आप कोई खाना लेते हैं तो आप उससे बिल लीजिए। बिल लेने से कई फायदे ये होते हैं कि एक तो आपको पता हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, वो कहाँ का है, और दूसरा कितने अमाउंट का पैसा आपने दिया वो उसमें मेंशन होना चाहिए। और फिर ये बहुत लोगों को पता चला लेकिन फिर भी बहुत लोग बिल नहीं लेते हैं। तो मैंने रेलवे को सजेस्ट किया कि आपका जो जो मेनू कार्ड है जिसमें आप ब्रेकफास्ट का रेट्स और लंच का रेट्स और जो भी चीजें आप बेच रहे हैं वो आप टिकट के साथ दे दीजिए। तो अगर हम जब रेलवे का टिकट खरीदेंगे तो हमको सारे रेट्स पता हो जाएंगे कि कितने में क्या चीज मिलेगी हमें ट्रेन में। तो ये अभी 2-3 साल पहले ये लागू हो गया है। अभी आप देखते होंगे कि जब आप ई टिकट प्रिंट करते हैं तो आपको सेकंड पेज पे ये पेंट्री कार्ड का मेनू कार्ड मिलता है। उसमें आपको चाय का रेट, नाश्ते का रेट, खाने का रेट, ये सारा मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करूंगा तो मेरे को कितने का क्या चीज पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी और उसमें बहुत लोगों को हेल्प मिली है। मैं रेलवे को ये बोल रहा हूँ कि आप जो खाने का पैकेट देते हो आपको उसके ऊपर डिस्प्ले करना चाहिए कि उसका कंटेंट्स क्या है। वो आप नहीं करते हो कि जब भी आपको फूड का पैकेट मिलता है उसको आपको लिखना चाहिए कितने ग्राम का है, कितनी कॉस्ट है, उसका कंटेंट्स क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब एक्सपायर होगा। ये कम से कम बेसिक जानकारी तो आप पैकेट के ऊपर दीजिए, वो रेलवे वाले देते नहीं है।
तो अभी इसकी फाइट चालू है, तो कुछ दिन में शायद आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको पैकेट पे भी मिल जाएंगी, रेट्स वगैरह और उसके अंदर क्या कंटेंट्स है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सारा कुछ जानकारी आपको शायद मिल जाए अगर ये लागू हो गया तो। आज हम लोग देखेंगे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आप टीवी पे देखते हैं, ये किस तरीके से आपको मिसलीड करते हैं, क्या क्या चीजें वो दिखाते हैं, और उन एडवर्टाइजमेंट को कैसे पकड़ना, उन एडवर्टाइजमेंट को आप एज अ जागरूक नागरिक कैसे पकड़ सकते हैं, और कहाँ उनकी कंप्लेंट करना, और कैसे वो एडवर्टाइजमेंट बंद कराना। कि आपके पास पूरी पावर है, हर एक नागरिक के पास इतनी पावर है, वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। जैसे कुंडलानी शक्ति होती है ना बॉडी के अंदर, उसको जगाना पड़ता है, तो आपकी तो ये पावर जगी हुई है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मैं कुछ पुराने एडवर्टाइजमेंट्स और कुछ नए एडवर्टाइजमेंट्स का आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि क्या गड़बड़ थी और कैसे पकड़े, और उसमें कैसे एक्शन होता है। तो आप जागरूक रहिए, एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो कहाँ उसकी कंप्लेन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। कोई खर्चा आपका नहीं लगेगा, घर बैठ के आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और बड़ा मजा आएगा आपको सीखने में। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे जो फ्रॉड वेबसाइट है उसको पकड़ना, उसके ओनर तक कैसे पहुंचना, किसी ने आपको फ्रॉड ईमेल भेजा है तो ओनर तक कैसे पहुंचना, उसका आईपी एड्रेस कैसे पता लगाना, और कैसे उसकी तह तक जाना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, और उसके ऊपर कैसे कंप्लेंट करना, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए आप बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं आज आगे। और आप खुद कंज्यूमर एक्टिविस्ट कैसे बनते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं काम करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा एक ऐड दिखाता हूं, और आप जरा इसको ध्यान से देखिए, देखिए क्या हो रहा है ऐड में। महाशक्ति से गरजता नया सुपर पावर रिन, देखिए जरा सरिन झाग ही झाग, इतना सारा जरा सरिन धोए कपड़ों का भंडार लगातार, जरा सरिन आखिर तक चले, जरा सरिन सफेदी की चमकार बार बार, क्योंकि नए रिन में है शक्ति ज्यादा, सफेदी की चमकार ज्यादा, किसी भी डिटर्जेंट टिकिया से ज्यादा, नया सुपर पावर रिन, जरा सरिन। अभी देखिए इस एडवर्टाइजमेंट पे कैसे मूर्ख बना रहे हैं। एक छोटा सा इन्होंने उंगली पे एक रिन लगाया हुआ है और कह रहे हैं ये पूरे कपड़े धो देगा। ये कितना बड़ा झूठ है। ये भी दावा दे रहे हैं कि सारे साबुनों से ज्यादा झाग हमारे रिन में आते हैं। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आपने कोई रिसर्च करी, या आपने कोई इसका पेपर पब्लिश किया, या आपके पास क्या प्रमाण है जिस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हैं? पुराना एडवर्टाइजमेंट है, देखिए कैसे इसको अपन पकड़ सकते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए, कोई भी एड्स होते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहे हैं, वो क्या सच में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको। और कहाँ इसका कंप्लेंट करना वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया है, ये पुराना एडवर्टाइजमेंट था। अभी तो मैं आपको एक ऐसा नया एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा कि आप तो हैरान हो जाएंगे। बस अभी दिखाने वाला हूं मैं, आप देखिए वो एडवर्टाइजमेंट कैसा है, वो नया एडवर्टाइजमेंट अब भी का। ये देखिए, ये सौरव गांगुली जी हैं अपने क्रिकेटर, करोड़ों रुपए का पैसा लेकर के इस एडवर्टाइजमेंट में आए हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप फॉर्च्यून बार्न ऑयल ये लेंगे, ये तो इतना हेल्दी होता है कि हार्ट को आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। हार्ट हेल्दी ऑयल दैट गिव्स यू पावर ऑफ इम्यूनिटी, ये बोल रहे हैं। वो जो रेड स्क्वायर में आपको दिख रहा है, ये सौरव गांगुली जी कह रहे हैं कि अगर आप ये ऑयल खाएंगे तो आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले सौरव गांगुली जी खुद हार्ट अटैक आ गया, खुद हॉस्पिटल पहुंच गए। जो आदमी हमको सिखा रहा है कि आप ये ऑयल लो और आपका हार्ट बहुत हेल्दी हो जाएगा, वो आदमी खुद हॉस्पिटल में पहुंच गया। इससे बड़ा फ्रॉड और उससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अभी जो नया कंज्यूमर एक्ट आया 2019 का, उसके अंदर ये प्रोविजन है, उसके अंदर ये प्रोविजन है सेक्शन 218 में, जो लास्ट लाइन पढ़ी है आप, जो ब्लू में लिखी हुई है, सेक्शन 218 में ये प्रोविजन है कि जिस आदमी ने एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स किया है वो आदमी जिम्मेदार है, और आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, और वो जेल जा सकता है। इतना अच्छा प्रोविजन है नए एक्ट में, इसलिए तो लागू नहीं होना देना चाह रहे थे सब लोग। अभी ये जो एक्ट पास हो गया 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट आप उसमें पकड़ सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो एड्स आ रहे हैं सब जगह, इसको जरा ध्यान से देखा करिए, थोड़ा सा ब्रेन अपना दिमाग लगाइए और देखिए कहाँ गड़बड़ी है, और न्यूज में देखिए। अभी देखिए कितने लोग बेचारे फॉर्च्यून का ऑयल खा रहे होंगे इस चक्कर में कि सौरव गांगुली ने बोला है, और बड़ी अच्छी उनकी हेल्दी लाइफ है। अब देखिए, जो आदमी दिन रात एक्सरसाइज करता है, जो आदमी क्रिकेट खेलता है, रोज जॉगिंग करता है, जो आदमी एक्सरसाइज करता है और वो हेल्दी ऑयल भी लेता है, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये एक समझने वाली बात है। अब मैं आपको दूसरा ऐड दिखाता हूँ, डाबर च्यवनप्राश।
हो जरा सा मौसम चेंज और ये बीमार। डोंट वरी मासी, कॉली कोल्ड दे दिया है और फिर भी आराम ना आए तो आई सजेस्ट कोल्फ्लॉक्स 20 mg। और अगर खांसी हो तो? खांसी ज्यादा हो तो कफ को, नहीं तो कफ लाइट। नेहा, इतनी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डाबर च्यवनप्राश खिला, इम्यूनिटी के लिए। मॉनसून में जर्म्स की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। इसलिए डाबर च्यवनप्राश, जो इम्यूनिटी को करे डबल, ताकि बच्चे बीमारियों से बचे। डाबर च्यवनप्राश, दवाइयाँ या डबल इम्यूनिटी, मर्जी आपकी। अब देखिए, इस एडवर्टाइजमेंट में ये क्लेम कर रहे हैं कि डबल इम्यूनिटी है और डबल पावर है डाबर च्यवनप्राश में। डबल पावर क्या होता है? आपने कोई इसकी रिसर्च करी, कोई इसका रिपोर्ट दिया है, कोई आपने उसका पेपर पब्लिश किया? क्यों डबल इम्यूनिटी है और किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? डबल किस चीज से है? तो ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट मूर्ख बना रहे हैं कि डबल इम्यूनिटी है, वो इस चक्कर में बहुत लोग डाबर च्यवनप्राश खाना शुरू कर देंगे कि यार इसमें डबल इम्यूनिटी है और डबल पावर है इसके अंदर। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, भले ही बहुत अच्छा होगा डाबर च्यवनप्राश, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है, अपना बेचने का तरीका है, वो एकदम गलत है। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो टोटल मिसलीडिंग है। 2x आपने बोला तो किस बेस पे बोल दिया? तो ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर भी कार्रवाई हुई और ये एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया। अब उन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट चालू किया हुआ है। उसमें ये बताया जा रहा है कि मैगी जो है वो बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी है। मैगी जो है वो बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, बच्चों को खाना चाहिए, ये क्लेम किया जा रहा है। लेकिन जब मैगी को टेस्ट किया गया तो उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये MSG, जिसको अजीनोमोटो भी बोलते हैं, ये उसके अंदर था और लेड की मात्रा जो है वो बहुत अधिक थी। तो ये दोनों चीजें बच्चों के ब्रेन के लिए खराब है। और लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में देखिए बिना सोचे समझे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं और लोगों को, पब्लिक को बोल रहे हैं कि मैगी बड़ी अच्छी चीज है बच्चों के लिए और बड़ी हेल्दी और बच्चों को खाना चाहिए, जिसमें माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, ये तीनों लोग मैगी के एड में आ चुके हैं। तो बिहार में एक बंदा था, उसने इन तीनों के खिलाफ FIR कर दिया और वो जो है अभी इनके ऊपर FIR भी हो गई है। तो इस तरीके का जो एडवर्टाइजमेंट है ये बिल्कुल गलत है और हम लोग एज ए जागरूक नागरिक हम लोग को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो लेटर तो लिख सकते हैं हम लोग घर में बैठ के कंपनियों को कि आपने जो क्लेम किया हुआ है ये किस बेसिस पे किया हो, आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, आपने इसके ऊपर कोई लैब टेस्ट कराया है या कुछ है तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट हमें भेजिए। ये चीजें आप मान सकते हैं। तो ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बड़े हार्मफुल है हम लोगों के लिए। ऐसे डिटॉल हैंड वॉश है और उसे बताया जा रहा है कि जो ऑर्डिनरी साबुन है इसको दूर रखिए आप, और ये बोला जा रहा है कि बीमारियां हाथों से फैलती हैं तो आप डिटॉल लेके आइए। डिटॉल क्योंकि 10 गुना ज्यादा उसमें शक्ति है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रमाण किया हुआ है कि डिटॉल अच्छा है और 10 गुनी शक्ति है, तो आप डिटॉल यूज करिए, ये एडवर्टाइजमेंट में कहा गया है। अब ये देखिए जो डिटॉल का जो बॉक्स है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देखिए नीचे जो सर्कल किया हुआ है पिंक से, वहां लिखा हुआ है रिकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिकमेंड किया हुआ है। अब आप देखिए इतना बड़ा झूठ, और इतना बड़ा एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रमाण भी कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन लिया गया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो ऑफिस बियर थे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उन सबको पनिश किया गया। तो देखिए कितना बड़ा एक्शन कर दिया एक साधारण आदमी ने। तो ये चीजें हम लोग कोई भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। हम लोग को सिर्फ अपने आंख कान खुले रखने हैं और देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए जब बॉक्स के ऊपर लिखा रहेगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रिकमेंड कर रहा है तो हर कोई ये खरीदेगा, क्योंकि ये तो प्रमाणित हो गया, सस्ता है, बहुत बड़ी संस्था से। तो ऐसी चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठ था और इसके ऊपर एक्शन भी हो गया और उनके जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो भी और काफी और लोग जो उनके पैनल के थे उनको डीवार कर दिया गया 6 महीने के लिए। और बाकी जितने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस देर से सबको शो कॉज नोटिस भेजा गया और उनको वार्निंग दी गई कि आगे से आप इस तरीके की चीजें नहीं करें कि आप किसी को प्रोडक्ट को आप रिकमेंड कर दें, ये आपका दायरे में नहीं आता है। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया। फिर इसमें डिटॉल में ये भी आया कि 10x ये जो है वो पावरफुल है, 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। आप कैसे ये प्रमाण कर रहे हैं? आपके पास कोई ऐसा फैक्ट्स और एविडेंस है जिसमें आप बोल सकते हैं कि 10 गुना ज्यादा है? तो इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट को भी बंद करना पड़ा। अब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करना है तो आप कहाँ करेंगे? उसकी वेबसाइट में सामने दिखा रहा हूँ, gama.gov.in। तो ये जो संस्था है ये कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में है। आप वेबसाइट में ऑनलाइन जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको कहीं दौड़ना भागना नहीं है। ऑनलाइन आप घर बैठे कोई भी एडवर्टाइजमेंट की कंप्लेंट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म ओपन होगा, उसको भर दीजिए
और आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट का कंप्लेंट कर सकते हैं। अपना जो भी रीजन है आपका कि क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना चाहिए, वो आपको रीजन देना है, अपना नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें देना है। और इस तरीके से आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कंप्लेंट जाएंगे तो इस तरीके का वेबसाइट खुलेगी, उसमें उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। अगर कोई ब्रॉडकास्ट कुछ हो रहा है टीवी पे जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल है और बच्चों के लिए हार्मफुल है, या कुछ गलत चीज उसमें दिखाई जा रही है, और क्या मिस रिप्रेजेंटेड कुछ चीज दिखाई जा रही है, उसके बारे में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए आपको ibfindia.co.in पे जाना है। यहाँ पे आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी जो आपकी कंप्लेंट है वो आप ऑनलाइन घर बैठे फ्री में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए, कोई भी टीवी प्रोग्राम के बारे में। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी मैंने पहले बताया था, gama.co.in। अब देखिए, कभी कभी हम लोग को ईमेल्स आते हैं। अब ईमेल से कैसे फ्रॉड होता है, कभी कभी आपके पास ईमेल आते हैं कि आपको कोई ग्रांट मिल गई है, या हमारे दादाजी मर गए हैं, करोड़ों डॉलर छोड़ गए हैं, तो मैं आपको कुछ दिन के लिए देना चाहता हूँ, या मैं आपको कुछ लोन देना चाहता हूँ, या आपकी लॉटरी खुल गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें, आपने लॉटरी में अप्लाई भी नहीं किया फिर भी आपकी लॉटरी खुल गई है, और ऐसे तरीके की जो है चीजें आपके मेल से आएंगी। अब ये देखिए, मेरे को मेल आई है ये 15 जनवरी को। देखिए जो पिंक स्क्वायर है टॉप राइट में, 15 जनवरी लेटेस्ट में बता रहा हूँ, 15 जनवरी को मेरे पास ये मेल आई जिसमें मुझको $1.5 मिलियन का ग्रांट दे रहा है आदमी। समझे, हमने इनसे ना मांगा ग्रांट, ना हमने कहीं अप्लाई किया, हमको इन्होंने मेल लिख दिया कि आपको $1.5 मिलियन का ग्रांट दे रहे हैं ताकि आप कोरोना से अच्छे से फाइट कर सके। तो हमको इतना $1.5 मिलियन ग्रांट दे रहा है ये ईमेल से। तो अब ऐसे ईमेल में सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें ईमेल से देख के पता लगाना है कि फ्रॉड है कि नहीं। पहली चीज, ऊपर देखिए जो ब्लू सर्कल लगा हुआ है ऊपर, मिस्टर चार्ल्स क्लार्क ने जो अपना ईमेल आईडी दिया है वो ipc.org.kw उसका ईमेल आईडी है, वहां से आया। और नीचे ईमेल में क्या बोल रहा है कि आप किस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो, richardpaul@gmail.com। मतलब भेज रहा है किसी और ईमेल आईडी से और बोल रहा है कि आगे मुझको जीमेल पे कांटेक्ट करो। जीमेल में क्या होता है कि आपने आज बनाया और कल आप डिलीट कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सारे फ्रॉड जो है वो ऐसे जीमेल, याहू या रीडमेल, ऐसे जो जनरल ईमेल आईडीज होते हैं उसी से फ्रॉड होते हैं ज्यादातर। तो ये जो सबसे पहले तो देखिए डिफरेंस है ईमेल आईडी में, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं उसको। और दूसरा कि जब ये आपको पता चल गया कि इस जगह से आ रहा है, जैसे ipc.org.kw, तो ये जो है ये डोमेन नेम है ipc.org.kw, इसको आप लोकेट कर सकते हैं, इसका आईपी एड्रेस लोकेट कर सकते हैं। वो भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे ये। दूसरा ईमेल देखिए कि जो हमको आया, ये भी लेटेस्ट ईमेल है, 13 जनवरी को मेरे पास आया। ये दूसरे आदमी ने भेजा है, ये कोई मिसेस सूजन ने भेजा है ईमेल, और वो ये बोल रही हैं कि मेरे पास $5 मिलियन है। ये जो रेड में देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है, मेरे पास $5 मिलियन है और मैं आपको ये $5 मिलियन आपको देना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ, तो ये मैं आपको दे रही हूँ। और मेरा अब इस आईडी पे कांटेक्ट करिए। देखिए एक और जीमेल आईडी दिया है अभी इसमें, ये जो ब्लू कलर में जो स्क्वायर में आपको दिख रहा है। तो अभी देखिए ऊपर जो मिसेस सूजन भेज रही है हमको, वो brennakrillin.ml इस ईमेल आईडी से, जो ऊपर ब्लू स्क्वायर है उस ईमेल आईडी से हमको मेल भेजा जा रहा है। और नीचे जो ब्लू स्क्वायर के अंदर जो ईमेल आईडी है वहां बोल रहे हैं हमको कांटेक्ट करिए, वो भी जीमेल का आईडी है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ से अपन को सतर्क हो जाना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब एक और फ्रॉड जो चल रहा है ईमेल से, वो चल रहा है यूके लॉटरी। ये स्क्रीन आप लोग को शायद ठीक से दिख रहा होगा, काफी बड़ा स्क्रीन है क्योंकि ये, तो ये यूके लॉटरी है। इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रॉडस्टर है वो दो लोगों को टारगेट करता है, एक टारगेट ए है और एक टारगेट बी है, दो लोगों को टारगेट करता है। टारगेट ए को बोलेगा कि आपकी लॉटरी लग गई है $5 मिलियन की या कुछ भी अमाउंट की। टारगेट ए को बोलेगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, तो बड़ा खुश हो जाएगा आदमी, अरे हमें लॉटरी लग गई है। अब वो ऐसे कई लाख लोगों को भेजेगा, उसमें तो 2-3 हजार लोग उसको रिस्पॉन्स भी कर देंगे, अरे हाँ सब लॉटरी में कब मिलेगी, क्या है, कई लोग फंस जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जब वो कोई आदमी बोलेगा कि हाँ साहब हमको लॉटरी चाहिए हमारे $5 मिलियन, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, वो ऐसे आपको थोड़े ईमेल एक्सचेंज करेगा आपके साथ, फिर कहेगा हाँ साहब अभी हमको पता चला है कि अभी इसमें बैंक चार्जेस लगेंगे, तो आपको अभी थोड़ा सा साहब 1-1.5 लाख रुपए कुछ अमाउंट बोले, कहते साहब इतना बैंक चार्जेस देना पड़ेगा, तो फिर हम अपना ये आपका $5 मिलियन आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो आज आदमी वो पैसा दे देगा, हाँ ठीक है चलो। जब वो पैसा दे देगा, अरे साहब हमने तो ट्रांसफर कर दिया, तो वो करेंसी कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे भी 1-1.5 लाख रुपए कुछ बोलेगा, वो दे दीजिए, वो करेंसी कन्वर्जन का होगा, तो वो आप दे दीजिए, वो बस आपका बैंक पे आ जाएगा अकाउंट। तो आप कहेंगे चलो $5 मिलियन मिल रहा है, तो आप 1-1.5 लाख रुपए और दे देंगे उसको।
वो मिलने के बाद फिर वो बाद में बोलेगा अरे साहब उस पर टैक्सेस लग गए, आपके गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, तो फिर और कुछ 1 आध लाख रुपए आपसे मांगेगा, तो फिर आप वो भी पैसा देंगे। बाद में वो बोलेगा कि साहब अभी तो ऐसा है कि बहुत डिले हो रहा है, तो हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया कि आपको हम अपनी कंट्री में, यूके में बुलाएंगे, और आपका वीजा और आपका जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस है वो आपको पे करना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे बुला के हम पर्सनली हैंड ओवर करेंगे आपको ये लॉटरी जो है, और हमारे यहाँ मीडिया वगैरह में कवरेज होगा। आप बड़े खुश हो जाएंगे, अरे चलो भाई हमको लंदन घूमने को मिल रहा है, यूके और सब, तो वो भी पैसा आप दे देंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे कि पैसा नहीं आ रहा, उसको ईमेल भेजेंगे, तो अब वो ना आपको ईमेल से रिप्लाई करता है, ना आपका टेलीफोन वो उठाता है, तो ये आपके साथ फ्रॉड हो गया। अब वो जो जो फ्रॉडस्टर था वो क्या कर रहा था कि आपसे जो भी पैसा ले रहा था और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा था कि आप उसमें जमा करो, वो अकाउंट नंबर किसका है? टारगेट बी का है। वो दूसरा आदमी है आपके पड़ोस में रह रहा है जो, वो उसका नंबर देता है आपको, और वो टारगेट बी को क्या बोलता है कि साहब देखो हमारा जो है हमारे दादाजी मर गए और उनके पास 5-6 मिलियन डॉलर है, वो मैं आपको कुछ दिन के लिए रखने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे माफिया पड़ा हुआ है, तो थोड़े दिन के लिए रखने को दे रहा हूँ, और जब आप हमको वो पैसा वापस करेंगे तो आपको मैं इतने % कमीशन उसमें दे दूंगा। तो बड़ा खुश हो जाता है, यार कुछ नहीं अपना जा रहा, घर में बैठा पैसा आ रहा, वापस दे दो, कमीशन खाओ। तो जब ये टारगेट ए जब पैसा देता है टारगेट बी को, तो टारगेट बी सोचता है हाँ वो दादा मर गया, उसका पैसा आया मेरे पास, पहला इंस्टॉलमेंट। अब वो एकदम खुश हो जाता है, और ये भी जो फ्रॉडस्टर है बोलता है देखो साहब पहला इंस्टॉलमेंट हमने भेज दिया है, और 3 दिन बाद बोलता है कि साहब अभी मैं आपको दूसरा अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, ये पैसा आप मेरे को वहां भेज दीजिए, ठीक है। तो वो दूसरे अकाउंट में वो पैसा मंगा लेता है, और उसको कुछ थोड़ा सा अमाउंट कमीशन का दे देता है, उसका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो टारगेट भी बड़ा खुश कि अरे मेरे पास पैसा आया, थोड़े दिन मैंने रखा, उसको वापस दे दिया, और मेरे को कुछ 1000 रुपए मिल गया। फिर उसका दूसरा इंस्टॉलमेंट आता है जो उससे बोला था करेंसी कन्वर्जन का, फिर उसका तीसरा इंस्टॉलमेंट टैक्सेस का जो मांग रहा है, ऐसे वो आता है। ऐसे करके टारगेट ए जो है टारगेट बी को अननोइंगली पे करता रहता है। उसमें जब टारगेट बी को फ्रॉस्टर बोलता है कि साहब ठीक है अपना हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे, ये सारा अमाउंट अभी मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, और फिर मैं आपको बिल भेज रहा हूँ, और आपका जो भी पेंडिंग जो भी कमीशन वमीशन सारा दे दूंगा। और उसके तो पूरा का पूरा पैसा उसको मालूम है कि अब टारगेट ए को देने वाला नहीं है, तो वहां से वो निकल जाएगा और अपना ईमेल आईडी बंद कर देगा और टेलीफोन नंबर सब बंद कर देगा। फिर टारगेट बी उसको ढूंढता रह जाएगा, हमारा कमीशन कहाँ गया। तो टारगेट बी का भी पैसा गया, टारगेट ए का तो गया। अच्छा अब क्या होगा, जो टारगेट है जिसने पैसा टारगेट बी को अननोइंगली दिया है, तो वो तो ये सोच रहा है कि मैं तो फ्रॉडस्टर को दे रहा हूँ। तो टारगेट ए जाएगा पुलिस के पास कि साहब हमने लाखों रुपए हमारा ये आदमी ने ले लिया है, और इस अकाउंट में मैंने पैसा दिया है, और वो टारगेट बी का अकाउंट नंबर बताएगा पुलिस को। पुलिस पहुंचेगी टारगेट बी के पास अकाउंट ढूंढती हुई कि साहब आपने चीटिंग करी, इनसे पैसा मंगाया है। तो टारगेट बी बोलेगा नहीं साहब मेरे पास तो किसी ने फोन किया था कि पैसा आएगा, हमें तो नहीं मालूम था कि टारगेट ए दे रहा है। तो हुआ क्या, फ्रॉडस्टर ने दो लोगों को मूर्ख बनाया, टारगेट ए को और टारगेट बी को, दोनों को मूर्ख बनाया, और पैसा लिया और निकल गया। तीसरे अकाउंट में पैसा लेकर के वो चंपत हो गया, सब बंद कर दिया उसने, अकाउंट मोबाइल ईमेल सब बंद कर दिया और निकल गया। अब पुलिस भी कहाँ से ढूंढेगी उसको, इतना हौच पौच हो गया इसके अंदर, कहाँ से ढूंढेगी। तो ये ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कभी भी आपके पास ईमेल आए कि आपको इतना पैसा हम दे रहे हैं, अरे बहुत सारे मेरे ऐसे पहचान के एजुकेटेड लोग हैं जो फंस चुके हैं। मेरे तो एक ऐसा पहचान का आदमी जो 20 लाख रुपए दे दिए थे, जिसने 20 लाख रुपए, एजुकेटेड आदमी है वो। सोचिए ऐसे ऐसे लोग फंस रहे हैं, तो इससे दूर रहिए। कभी भी कोई फ्री की चीज आपको ऑफर करता है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहिए। कोई भी आज के जमाने में फ्री कुछ नहीं देता है। और 1.5 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, इतना डॉलर आज के जमाने कौन देगा? 10 रुपए तो देता नहीं है आदमी। तो किसी से कोई भी ऐसा ईमेल आता है तो आप बिल्कुल केयरफुल रहिए। और मैंने आपको बताया कि ईमेल को कैसे देखना है, पता लगाना, और अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे तह तक पहुंचना है ईमेल के। अब देखिए दूसरा एक फ्रॉड हो रहा है शॉपिंग का। इसमें लेडीज लोग बहुत ज्यादा इजीली फंस जाती हैं। जो साड़ी और ड्रेस मटेरियल जो शॉपिंग में दिखाते हैं, लेडीज लोग बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है उसमें, अच्छी अच्छी मॉडल को देख करके, ऐसी साड़ी है, सिल्क की, इतना डिजाइन है, बड़ी सस्ती मिल रही है, ले लो। तो ये जो जो फ्रॉड हो रहा है ना, ये सूरत से हो रहा है। अभी तक मेरे पास जितने कंप्लेंट आए उसमें से 95% मैंने देखा सूरत की जो शॉप्स हैं वो ये चीटिंग कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि एडवर्टाइज करते हैं साड़ी और ड्रेस मटेरियल, और जब वो डिलीवर करते हैं तो कुछ और ही चीज भेज देते हैं। सूरत में 100 रुपए की साड़ी भी मिलती है, 50 रुपए की साड़ी भी मिलती है सूरत में, और वो 2-3 हजार की साड़ी जो आपने खरीदी सिल्क की, उसकी जगह ये 50 रुपए 100 रुपए की साड़ी आपको भेज देगा, और अपना एविडेंस जनरेट कर लेगा कि मैंने कोरियर भेज दिया है। बाद में आपके ऊपर ब्लेम ठोकेगा कि अरे आपने तो दूसरी साड़ी दिखा दी, मैंने तो आपको सही चीज भेजा था, अब आप प्रूफ करते रहो। तो उसके लिए भी एक तरीका है। जब भी आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ सामान खरीदो, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग से कोई भी सामान खरीदो, और जब आपके पास कोरियर आता है, कोरियर आपको ऐसे नहीं खोलना है।
आप अपना मोबाइल उठाइए, उसका वीडियो ऑन करिए और वीडियो के सामने आप पहले दिखाइए कि ये किस एड्रेस से आया, किसको आया, ये बंद पैकेट। और उस वीडियो के सामने ही आप खोलिए वो पैकेट को। आप वीडियो के सामने पैकेट खोल के जो चीज निकालेंगे वो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है कि इस पैकेट, ये बंद पैकेट था, मैंने सामने खोला, इसके अंदर क्या चीज निकली। तो ये एक आपके पास एविडेंस हो गया कि इसमें गलत चीज निकली कि सही चीज निकली। ये आपको हर वक्त करना है। कोई भी आप ज्यादा वैल्यू का सामान खरीदते हैं, खासतौर से सारी ड्रेस मटेरियल, मोबाइल फोन, ये सारी जो महंगी चीजें हैं, जब भी ये खरीदते हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए जब आप पैकेट खोलें। वो एक एविडेंस जनरेट हो जाएगा, तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे और हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये एक चीज करिए। दूसरा, मोबाइल फोन। ये देखा गया कि बिहार और गुजरात से जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उसमें मोबाइल फोन की जगह साबुन की टिक्की रख देते हैं। जब आप खोलते हैं, हाँ, वेट क्योंकि उतना ही हो जाता है मोबाइल जैसा, जब आप खोलते हैं तो अंदर साबुन निकलता है। ये बहुत हो रहा है। जो हम लोग के पास जितनी कंप्लेंट्स आई उसमें से देखा 90-95 कंप्लेंट जो है बिहार और गुजरात से आ रही है। तो ये मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, जब भी कोई आदमी का एड्रेस देखें कि बिहार या गुजरात से मोबाइल फोन बेच रहा है, आप डील मत करिए, या सोच समझ के डील करिए या उसका रिव्यू पढ़िए पहले कि उसने जो 5 लोगों को बेचा वो ठीक था कि नहीं। ब्लाइंडली मत करिए। जब भी आप कोई अच्छी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या ईबे हो गया या आपका अमेजोन वगैरह हो गया, इनमें क्या होता है कि जो भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसमें एक रिव्यू आता है नीचे, जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्लेड होता है उसके बिल्कुल लो पेज पे रिव्यू आता है। लोग अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं कि मोबाइल फोन कैसा था, अरे इनकी साड़ी कैसी थी, अच्छी थी, खराब थी। वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और उसका भी एक रैंकिंग होता है, उसमें आउट ऑफ 10 वो रैंकिंग देते हैं, कभी आउट ऑफ 5 रैंकिंग देते हैं। वो देख लीजिए क्या रैंकिंग दे रहा है वो वेबसाइट। उस हिसाब से आप सोचिए कि इस आदमी के साथ हमें डील करना है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत चल रही हैं। इससे आपको जागरूक रहना है और कभी भी ऐसी चीज होती है तो उसको आप कंप्लेंट करिए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी ये एक दो एग्जांपल के बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पकड़ना है इन चोरों को। तो अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट मैं ईमेल जो दिखा रहा हूँ, इसका डेट देखिए 5 जनवरी का। ये भी बिल्कुल नया मैं दिखा रहा हूँ, 5 जनवरी का है, ऊपर टॉप राइट में डेट आ रही है। तो 5 जनवरी का मेरे पास ईमेल आया और वो ईमेल आया एक MeCitizen46@gmail.com से। हो सकता है सस्ता अच्छी हो, हमको पता नहीं, लेकिन हमारे पास ईमेल आया। इन्होंने कहा कि हमको बैकलिंक चाहिए तो आपकी साइट का, तो हमारी साइट से लोग आपके पास जाएंगे। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उसमें जो सर्च इंजन में रैंकिंग ज्यादा हो जाती है। अगर आपके पास बैकलिंक ज्यादा है तो सर्च इंजन में रैंकिंग ज्यादा हो जाती है गूगल में। क्योंकि हमारी साइट बहुत लोग देखते हैं और हमारी काफी पुरानी साइट से, तो हमारी रैंकिंग गूगल में अच्छी है। तो लोग बाग हमारे पास आते हैं बैक लिंक लेने के लिए कि मैं अपनी साइट में आपका एक लिंक डाल दूंगा, तो उससे उनकी साइट को भी फायदा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि कभी कभी गड़बड़ साइट्स आपको लिंक करके आपको डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। इतना इजी काम नहीं है हमारा। आज मैं सबसे फाइट कर रहा हूँ, आज मेरे बिल्डर से झगड़ा होता है, मेरा दुनिया भर के लोगों से झगड़ा होता है, 3 बार मेरी गाड़ी पर फायरिंग भी हो चुकी है। तो हमारे दुश्मन बहुत हैं कि अगर जैसे मीरा रोड में एक बिल्डिंग टेढ़ी हो गई थी, ऐसी हो गई थी एंगल पे, और लोग रह रहे हैं उसमें, मतलब पानी डाल दो जमीन पे तो एक साइड पानी जमा हो जाए, ऐसी टेढ़ी बिल्डिंग हो गई, कोई सुनवाई नहीं, बिल्डर सुन नहीं रहा, बिल्डर दादागिरी कर रहा। तब मैं वहां पे गया, मैं पर्सनली मैं गया वहां पे और मैंने उनकी पूरी मीटिंग बुलाई। हमको वार्निंग आई बिल्डर से कि आप देखते हैं कैसे मीटिंग लेते हो। तो मैंने कहा मैं यहाँ से चलूंगा थाने से गाड़ी में, और अकेला चलूंगा मैं, मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लो, और रास्ते में मैं घोड़बंदर रोड से आऊंगा, आपको जो करना है कर लेना। वो भी चौंक गया कि ये भाई हमको उल्टी धमकी दे रहा है। और मैं आराम से दादागिरी से गया पूरा मीरा रोड, और मैंने उसका पूरा मीटिंग अटेंड करी, और मीटिंग अटेंड करके इस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई भी करी, और इन सबको उसका जो है हर्जाना वगैरह मिल गया, और सब लोग अभी दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं। तो ऐसी चीजें हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग की रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है कभी कभी। तो अभी हमारे दुश्मन बहुत है, इसलिए हमको केयरफुल रहना पड़ता है। अभी जो बैकलिंक मांग रहा है तो हमको पहले डाउट होता है कि बैकलिंक हमसे क्यों मांग रहा है। तो अब हम देखिए जो ईमेल के बारे में हम कैसे ढूंढेंगे। देखिए ये ईमेल आ रही है जो आप देख रहे हैं, स्क्वायर पिंक स्क्वायर, ये जीमेल अकाउंट से आ रही है, ठीक है। और वेबसाइट का नाम क्या है, MECitizen.in। जब आपके पास अपना डोमेन है, जब आपके पास अपना डोमेन नेम है, तो अपना डोमेन का क्यों नहीं ईमेल बनाते हो। जैसे हमारा ईमेल आप देखिए 2 में लिखा है ना, mail@icrpc.org। ICRPC मेरा डोमेन है, तो मेरा डोमेन का ईमेल है मेरे पास, जेन्युइन है वो। अगर आपके पास अपना डोमेन है और आप जीमेल से ईमेल भेज रहे हो तो क्या मतलब है उसका। अब अपना अपना डोमेन का ईमेल क्यों नहीं बता रहे हो, ये पहला डाउट आता है। तो कभी भी आप देखिए, अगर किसी के पास डोमेन है और वो जीमेल का यूज कर रहा है, या कोई शॉपिंग वेबसाइट है जिसका अपना वेबसाइट है, उसका अपना डोमेन नेम है। डोमेन नेम मतलब वो जो वेबसाइट एड्रेस रहता है, जैसे gmail.com ये एक डोमेन हो गया, ICRPC.org ये एक डोमेन नेम हो गया, MeCitizen.in ऊपर दिख रहे हैं वो एक डोमेन नेम हो गया। तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम।
और ये डोमेन नेम में आप mail@icrpc.org, ये हमारा हमारा ईमेल आईडी हो गया। उस डोमेन में हम ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो किसी के पास भी डोमेन नेम है, वो ईमेल आईडी नहीं बना रहा है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो अभी देखिए, जब मेरे पास ये ईमेल आया और मैं इस संस्था के बारे में जानता नहीं हो सकता है अच्छी संस्था हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि कैसे पता लगाना है। तो ये देखिए, इसमें जो mecitizen46gmail.com है और उसके पास वेबसाइट है, तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं वेबसाइट विजिट करता हूँ। तो ये देखिए, वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिखा हुआ है mecitizen.in। ठीक है, अब ये मैं वेबसाइट विजिट करता हूँ। देखिए, ये मैं वेबसाइट पे आ गया, ये वेबसाइट उनकी चल रही है। इस पे मैंने एड्रेस लिखा, तो उसमें एड्रेस यहाँ दिया हुआ था C21 नर्मदा कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है, लेकिन मुंबई का पिन कोड तो 400 होता है, यहाँ तो लिख रहा है 401। ये दूसरा डाउट है मेरा। तो ये जो आदमी जो एड्रेस बता रहा है, ये आदमी लगता है मुंबई के बाहर का है कि पता नहीं क्या है, उसको पता नहीं है मुंबई का पिन कोड क्या है। वो 401105 डाल दिया उसने। जब इसको ढूंढा तो पता चला भयंदर का है, ये भयंदर का पिन कोड डाला हुआ, कह रहा मुंबई का है। तो ये सेकंड डाउट आता है अपन को। तो ऐसे आपको इन्वेस्टिगेट करना है। हो सकता है उनसे एरर हो गई हो, हम वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनसे एरर हो गई, उन्होंने लिख दिया हो। लेकिन ये मेरे मन में डाउट तो क्रिएट हो गया कि आपने जो बॉम्बे का जो पिन कोड है वो गलत डाला और ये पिन कोड भयंदर का है। ठीक है, तो ये मेरे पास डाउट था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एड्रेस को ढूंढूंगा मैप पे जाके। वो कैसे, ये देखिए, जब भी मैं मैप में जाकर के एड्रेस ढूंढता है तो वो बताता है देयर इज नो रिजल्ट फॉर दिस एड्रेस। आप देखिए, स्क्वायर में आ रहा है, वो एड्रेस ही नहीं है गूगल के पास रजिस्टर्ड। हो सकता है रजिस्टर्ड नहीं किया हो, लेकिन मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अनजान तरीके से ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है उनका एड्रेस सही हो, लेकिन मेरे मन में डाउट आ गया ना, क्योंकि तीसरा डाउट है। पहला उन्होंने जो गड़बड़ किया, दूसरा ये पहला ईमेल वाला, दूसरा इनका ये पिन कोड वाला, तीसरा ये आगे का एड्रेस नहीं है। तो देखिए, ऐसे अपन को पता लगाना है कि वेबसाइट सही है कि गलत है। अब आ गए हम अपनी मेन चीज पे कि फेक वेबसाइट है, ईमेल आईडी को कैसे पकड़ना है। ये जो चीजें हैं वो तो हमने बता दिया। अब आपके माइंड में डाउट आ गया, भाई ये गड़बड़ है, आपके माइंड में डाउट आ गया, लेकिन अब आगे क्या। डाउट तो आ गया हमको कि गड़बड़ है, लेकिन आगे क्या। अब कैसे पता लगाओगे वो किसका वेबसाइट है या किसका ईमेल आईडी है। वो पकड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आप सब लोग सीख सकते हैं, अपने घर बैठे आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देना, आप इतना टेक्निकल चीज नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा कि कैसे पकड़ना है। तो पहला तो हमको एक आईपी एड्रेस होता है, वो पता लगाना पड़ता है। अगर वेबसाइट एड्रेस है तो उससे भी कभी कभी पता चल जाता है, लेकिन आईपी एड्रेस भी कैसे पता लगाना, ये भी अभी आपको बताऊंगा मैं। फिर दूसरा मैं बताऊंगा कि वो जो आईपी एड्रेस है कहाँ रजिस्टर्ड है, वो कैसे पता लगाना। कि जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई icrpc.org, तो मैंने कहीं तो रजिस्टर करी होगी। जब मैं कहीं रजिस्टर करता हूँ तभी मेरे को डोमेन नेम मिलता है icrpc.org। तो वो रजिस्ट्रार कौन है जिसने मेरे को रजिस्टर किया है, और उसी को आपको कंप्लेन करना है। जब आप रजिस्ट्रार को कंप्लेन करोगे कि साहब आपके यहाँ पे एक वेबसाइट चल रही है, आपके पास रजिस्टर्ड, उसने गड़बड़ी करी है, उसको बंद करिए, तो इमीडिएटली वो वेबसाइट बंद कर देगा या उसको ब्लॉक कर देगा, कुछ तो करेगा वो। और आपने घर बैठे काम कर दिया, उसमें एक पैसा आपका नहीं लगना, आपने जनता की फायदा करा दिया, क्योंकि वो 50-60 लोगों को मूल बनाएगा, तो आपने उसको बंद कर दिया। तो आपने एक देश सेवा करी, जनहित का काम किया, और ये घर बैठे किया, और कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब देखिए, अपने आईपी एड्रेस आपके पास है, वेबसाइट है, अब रजिस्ट्रार को कैसे ढूंढना है। ठीक है, रजिस्ट्रार को ढूंढना है, फिर रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी कैसे पता लगाना है, कहाँ पे उनका फ्रॉड का वेबसाइट को फ्रॉड का ईमेल आईडी कहाँ है जिसको कंप्लेन करना है। अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप ये सर्च करेंगे वेबसाइट टू आईपी एड्रेस, सिंपल अपने लैंग्वेज में टाइप करिए वेबसाइट टू आईपी एड्रेस या डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, तो आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए, मैं अपनी संस्था के बारे में बता रहा हूँ। मैंने एक ऐसी लिंक ढूंढा और उसमें मैंने अपना जो हमारी वेबसाइट icrpc.org वो मैंने रखी, और मैंने कहा फाइंड आईपी एड्रेस। 2 सेकंड के अंदर उसने नीचे जो हमको आईपी एड्रेस बता दिया। देखिए, जो स्क्वायर पिंक दिख रहा है, तो उस वेबसाइट से मेरे को आईपी एड्रेस पता हो गया। तब मेरे पास एक स्टेप में आगे आ गया, मेरे पास वेबसाइट एड्रेस है, मेरे पास उसका आईपी एड्रेस है। अब आगे क्या, अब मेरे को रजिस्ट्रार ढूंढना है कौन है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे एक होता है हु इज, ये याद रखिए, हु इज में पूरी साइट की डिटेल आती है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज डोमेन या ऐसे कुछ भी सर्च करेंगे, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप ये आईपी एड्रेस से वेबसाइट डालेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, आप जहाँ पे एरो खत्म हो रहा है वहां लिखा हुआ है हु इज रिकॉर्ड फॉर icrpc.org, हमारी संस्था का है। तो हमारी संस्था का जब आपको डिटेल आया तो आ गया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन icrpc नाम से।
अब उसके नीचे देखिए रजिस्टर्ड कंट्री आ गई IN इंडिया, उसके नीचे देखिए रजिस्ट्रार, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रजिस्ट्रार मतलब हमारी साइट जो है इस रजिस्ट्रार सर के में रजिस्टर्ड है। तो मैं अगर थोड़ा आपको कभी मेरी साइट बंद करानी है तो आप इस रजिस्ट्रार को पकड़ लो और हमारी कंप्लेंट ठोक दो, हमारी साइट बंद हो जाएगी। सर मैं जरा ये आपसे ये थोड़ा सा इसमें एक टेक्निकल ये है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई जो रजिस्ट्रार हैं वो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें सिर्फ जो रजिस्ट्रार का डिटेल होता है, लेकिन जो एंड यूजर है, जो जी कस्टमर है, उसका कोई डिटेल्स वो लोग नहीं देते। जी, और वो हम पेड एक्चुअली होता उतना है। टेक्निकल में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स नहीं है। हम लोग कभी प्राइवेटली बात करके मैं आपको बता दूंगा कि उनको भी कैसे ढूंढना है, क्योंकि मैं ठीक अगर ज़्यादा टेक्निकल में चला जाऊंगा ना तो फिर ये इन लोगों को समझ नहीं आएगा, बोर होने लगेंगे ये लोग। मैं ठीक इनको ठीक। बिल्कुल ईजी भाषा में बताना चाहता हूँ। और ये इतनी जो आप जो टेक्निकल जो चीज़ बता रहे हैं ना कि उसको हिडन कर देते हो वो, और ये जो ऑर्डिनरी आदमी जो लोग वेबसाइट बनाते हैं चीटर्स, उनको नहीं पता होता ये। वो लोग सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स नहीं, ये काम वो कर पाएगा जो आप बोल रहे हो, जो बड़ी बड़ी संस्था है, जिनको सब कुछ मालूम है, जिनके पास IT एक्सपर्ट्स हैं। आज हम और आप ये बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 100-150 लोग जो ज्वाइन हुए हैं, अगर उनसे बोलो कि आपको वेबसाइट रजिस्टर करने दो, वो बेचारे तो गो डैडी में चले जाएंगे, रजिस्टर कर देंगे, उनको कुछ नहीं मालूम। क्या उनको तो ये भी नहीं मालूम कि उनका तो सर्वर नेम क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो उनकी साइट बड़े आराम से यहाँ पे दिख जाएगी और उनका रजिस्टर दिख जाएगा। तो हम और आप जो बात कर रहे हैं हिडन की, वो जो है बड़ी बड़ी संस्था है, वो एक्सपर्ट्स लोगों के लिए। तो मैं इनको इजी तरीके से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में चल रही है, छोटे मोटे जैसे साड़ी बेचने वाले हैं, ये साबुन बेचने वाले हैं, इधर उधर के छोटे मोटे जो चला रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उनको कुछ नहीं मालूम ये चीज, और उनकी वेबसाइट यहाँ पे लोकेट हो जाती है। वही मैं इनको इजी तरीका बता रहा हूँ। तो अभी ये आपके पास वेबसाइट एड्रेस आ गया और IP एड्रेस आ गया, ये दोनों चीजें आ गई। तो आप ये हुईज में जाकर के रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको रजिस्ट्रार पता चल गया। अब आप देखिए जो मेरी वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रार है वो, उसके बारे में सब आ गया कि कहाँ पर रजिस्टर्ड है, वो URL आ गया, URL। उसके बाद उसके नीचे जो मैंने स्क्वायर लगाया हुआ है पिंक कलर का, उसमें एड्रेस आ गया कि इसको आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करना है इस रजिस्ट्रार को। अब्यूज कॉन्टैक्ट, अब्यूज कॉन्टैक्ट मतलब आपके साथ अगर कोई फ्रॉड ईमेल आया है, आपको लगता है वेबसाइट रॉन्ग है या आपके साथ चीटिंग हुई है, तो आपको इस एड्रेस पे उसको कॉन्टैक्ट करना है। आपका जो भी इंसिडेंट है वो यहाँ रिपोर्ट करना है और वेबसाइट के ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो ऐसे पता लगाना, आपके पास वेबसाइट एड्रेस है, अब आपने देख लिया IP एड्रेस कैसे ढूंढ सकते हैं, फिर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, फिर आपने देखा हु इज में कैसे जाकर के उसको लोकेट करना, बिल्कुल सिंपल है। और कैसे कंप्लेन करना, बस इतनी सी बात है, ये कोई भी कर सकता है। तो ये चीजें आप सीख लीजिए, कभी भी आपको लगे कुछ गड़बड़ है और हमको जागरूक ना करें, ऐसी वेबसाइट बंद करानी है, ये जो चीटिंग कर रहे हैं बंद कराने हैं, जो गलत ईमेल्स आ रहे हैं इनको पकड़ना है, तो ये आप कर सकते हैं। अभी देखिए वो जो पहला एग्जांपल हमने भयंदर वाली जो कंपनी का दिया था MeCitizen.in, देखिए उसका मैंने रजिस्टर पता लगाया तो GoDaddy में दिखा। देखिए हुईज रिकॉर्ड जो है ना, जो मैंने बोला था उसका पिन कोड गलत है और जीमेल यूज कर रहा है। तो वो देखिए जब भी मैंने उसके बारे में रिसर्च करी तो मेरे को उसका रजिस्टर का नाम पता चल गया, GoDaddy में रजिस्टर्ड है। अधिकतर वो जितनी गड़बड़ साइट्स हैं GoDaddy में मिलेंगे, क्योंकि वो जो उनकी साइट थोड़ी सस्ती है, सर्विसेज थोड़ी खराब है, लेकिन छोटे मोटे लोग GoDaddy में रजिस्टर कर देते हैं। तो आपको देखिए उस साइट का भी पता चल गया GoDaddy। अगर वो कुछ गड़बड़ लगेगा तो मैं यहाँ पे कंप्लेन करके वो साइट बंद करा सकता हूँ, या उसको वार्निंग दिला सकता हूँ कि आपका ये डिफेक्ट था भाई, आपने पिन कोड गलत दिया, वो ठीक कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए जब यार बंदा कितना खुश हो रहा है, देखिए वेबसाइट बना करके, ऐसे ही आप भी खुश हो जाएंगे। जब आप 1-2 वेबसाइट क्लोज करा लेंगे तो आपको बड़ा सेंस ऑफ एकदम अचीवमेंट आएगा कि अरे मैंने वेबसाइट बंद करा दी, मैंने ईमेल वाले को पकड़ लिया। ये आप रोज खेलिए, जब भी फुर्सत होती है 2-4 वेबसाइट बंद कराइए, ईमेल फ्रॉड पकड़िए। ये आप घर बैठे कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया मनोरंजन भी है, बहुत बढ़िया गेम भी है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, वैसे ही कि इसको पकड़ो, एक इसका फॉल्ट पता लगाओ, इसका गड़बड़ पता लगाओ, इसको पकड़ो, इसको रिपोर्ट करो, ये पूरा बढ़िया गेम है। और आप एक बार करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा कि कैसे वेबसाइट पकड़ना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे एक और ईमेल का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को एक ईमेल आया, और ये ईमेल आया एडिडास ऑनलाइन स्टोर। एडिडास कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, ट्रैकिंग सूट्स हो गया, शूज हो गया, सब चीजें बनाती है। तो मेरे को जब मैंने उसका ईमेल ID देखा एडिडास का, तो आगे देखी ये कोई इंडिया क्या है, इस तरीके का कुछ उसमें आ रहा है एड्रेस। तो मेरे को डाउट हुआ कि वेबसाइट तो एडिडास की, तो उसका adidas.com होना चाहिए, इस तरीके की कुछ चीजें होनी चाहिए। तो मुझको ये डाउट हुआ। तो मैंने इस वेबसाइट का जो ये जो डोमेन नेम है अनकुई इंडिया, इसको मैंने जो है इसके बारे में पता लगाया, तो ये पता चला है GoDaddy में रजिस्टर्ड है। वही GoDaddy मैंने बताया, जितने फ्रॉड हैं GoDaddy वाले ही हैं, उसी में सब सस्ता होता है, उसमें आदमी फ्रॉड करके चुपचाप निकल जाता है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए GoDaddy में रजिस्टर्ड है,
और उसमें अब्यूज का भी एड्रेस है, तो मैं चाहूँ इसका कंप्लेंट करना तो मैं GoDaddy में जाकर के इसका ईमेल आईडी और वेबसाइट इसकी बंद करा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी को भी पता लगा सकते हैं उसके बारे में। अब ये देखिए ओरिजिनल एडिडास देख लीजिए, ये ओरिजिनल एडिडास का नाम है adidas.co.in, और इनका जो है एडिडास इंडिया मार्केटिंग कंपनी का नाम प्रॉपरली आ रहा है, और उसको ईमेल रजिस्ट्रेशन देखिए प्रॉपरली पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री, जो कि जेन्युइन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रार है, वहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये जो है ये जेन्युइन है। जो पहले वाला अपन देख रहे थे GoDaddy वाला उल्टा सीधा कुछ नाम आ रहा था, वो गड़बड़ है। तो ऐसे आपको पता लगाना है कि ईमेल आईडी फ्रॉड है कि सही है। ये बहुत इजी तरीका है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा जिनको ज्यादा आईटी के बारे में नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। और अगर आप चाहेंगे भी तो मैं ये सारी स्लाइड्स में आपको ईमेल से भेज भी सकता हूँ ताकि आप दोबारा पढ़ के सीख लें। अब जो एक और आ गया है, ये है कंट्री क्लब। आप लोगों ने पता नहीं इसका नाम सुना है कि नहीं। इसके ओनर हैं श्री राजीव रेड्डी जी। ये बेंगलोर और हैदराबाद में इनके ऑफिसेज हैं, और बहुत विग्रसली ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और खूब सालों से ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, कई सालों से बहुत फाइट चल रहा है हमारा इनके साथ। और मैं इंडिया में अकेला आदमी जो इनके साथ फाइट कर रहा हूँ, कोई और उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे ख्याल से महिंद्रा वाले का भी इसमें महिंद्रा रिसोर्ट है, स्टर्लिंग रिसोर्ट है, ये ऐसे बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं जो टाइम शेयर वाले हैं ना, जो आप बोल रहे हैं। हाँ, वो इस तरीके का है, वही मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ। महिंद्रा तो फिर भी ठीक है, कभी आपको बुकिंग दे देते हैं। ये क्या करता है गड़बड़ी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपने सही बोला, महिंद्रा है, महिंद्रा काफी ठीक है, स्टर्लिंग रिसोर्ट्स हैं, और पता नहीं दुनिया भर के रिसोर्ट्स ऐसे टाइम शेयर वाले बहुत आए हैं मार्केट में। नहीं, इसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है शायद, ये जो महिंद्रा वालों का शायद। अच्छा, ऐसा तो अगर कुछ है तो जरा आप बताइए, क्योंकि मैं तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ उनको, इनके ऊपर काफी मैं कार्रवाई करता रहता हूँ। अगर आपके कुछ एविडेंस मिले तो आप जरूर मेरे को भेजिए, और महिंद्रा को भी अपन लपेट लेंगे इसमें। ठीक है। तो ये जो कंपनी है कंट्री क्लब ऑफ इंडिया जो है, ये क्या करती है, ये स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को पकड़ती है और उनको जॉब देती है पार्ट टाइम, कि आपको मॉल में खड़े होना है, और एक छोटी सी एक पर्ची दे देंगे उनको, छोटी सी पर्ची। उसमें सिर्फ 3 चीज पूछेंगे वो आपसे, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और आपके पास कौन सी कार। 3 चीज पूछेंगे बस, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। अब ये इनका ऑपरेशन का ये जो पर्ची में भरा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो मॉल में आप जब घूम रहे हो, एक बच्चा आएगा आपके पास कि साहब ये मेरा एक अभी लकी ड्रॉ निकलने वाला है, बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाला, आप जल्दी से भर दीजिए फॉर्म, हो सकता है आपका लकी ड्रॉ निकल आए। और आपका कोई पैसा लगना नहीं, आप सोचते चलो भर दो यार, 3 फॉर्म क्या है, इसमें 3 चीजें लिखनी है, भर दो, लकी ड्रॉ निकलेगा नहीं निकलेगा तो अपना नुकसान नहीं। तो आदमी भर देता है। आदमी से पूछा गया उसका नाम, तो उसने बता दिया, हाँ भाई मेरा नाम अरुण सक्सेना है। आपका टेलीफोन सेल नंबर, हाँ सेल नंबर ये हो गया 999, हमारा सेल नंबर आपने लिख दिया। अब वो पूछ रहा है आपके पास कौन सी कार है, ये पूछने की क्या जरूरत? आप कुछ भी नहीं पूछ रहे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो चीज जरूरी है। आप हमसे ये पूछ रहे हो कि आपके पास कौन कौन सी कार है, उसका मॉडल नंबर पूछ रहे हो। क्यों? ताकि उसको पता चले कि आपकी कितनी हैसियत है, पैसा आपके पास कितना पैसा और कितनी हैसियत है आपको मेंबरशिप लेने की। और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो मूर्ख भी जल्दी बनता है, उसको फर्क नहीं पड़ता 1 लाख उसका डूब जाए। तो अगर आप लिख दोगे मर्सिडीज कार ना, तो अभी 5 मिनट के अंदर आपका फोन आ जाएगा कि अरे आपको लॉटरी निकल गई, तुरंत आ जाइए हमारे ऑफिस में और आपको गिफ्ट ले लीजिए। तो ये ऐसे ही करते हैं, ये फॉर्म्स भराते हैं, उसके बाद जिन जिन के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन सबको कॉल करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सब अभी वही मॉल में घूम रहे हैं। इससे पहले कि वो मॉल से बाहर जाएं, उनको फोन कर देंगे कि साहब मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे है, फलाना हमारा ऑफिस नंबर है, आप वहाँ आ जाइए और आपका प्राइस कलेक्ट कर लीजिए। और जब आप वहाँ जाएंगे तो कहेंगे साहब आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अटेंड करना पड़ेगा आधे घंटे का, और सर हम आपको प्राइस दे देंगे। तो आप सोचोगे चलो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन में वो क्या करेगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं। आप बोलोगे हाँ, कहेगा आप दिखा सकते हैं, आप दिखा देंगे। तब वो समझ गया कि क्रेडिट कार्ड लेके आया मतलब इसको मूर्ख बनाओ, तो पैसा अभी अपन निकाल लेंगे इससे। क्रेडिट कार्ड पता है उसको आपके पास है, तो वो आपका जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं, कर देखेगा क्रेडिट कार्ड नहीं है, चेक नहीं है, तो हो सकता है जल्दी आपको भगा दो। तो जब वो देखेगा कि आदमी के पास बड़ी गाड़ी है, आदमी का क्रेडिट कार्ड खुद लेके आया, बस फिर उनका गेम स्टार्ट होगा। वो एक लैपटॉप लेंगे, बड़े स्क्रीन पे आपको फोटोज वगैरह दिखाएंगे, बड़े बड़े रिसोर्ट्स की, 5 स्टार के रिसोर्ट्स, 7 स्टार रिसोर्ट्स, और बोलेगा कि साहब यहाँ पे मैं आपको हॉलीडे दूंगा, साल में 7 दिन आपको मुफ्त रहना पीना खाना सब मुफ्त आपका, बस आप मेंबर बन जाइए। मेंबरशिप कितनी, 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का कुछ भी एक उनका अमाउंट रहता है, वो बताएंगे। वो हैसियत के हिसाब से आपको कोट कर देंगे, हर आदमी को अलग अलग कोट करेंगे। आपको बोल रहे हैं आपके लिए मर्सिडीज क्या, तो कह देगा 10 लाख। आप अगर कोई होंडा सिटी इससे आओगे तो कहेगा 5 लाख। आपने बोला कि मैं अपना अल्टो से आया हूँ तो 1 लाख 1.5 लाख की बोल देगा वो।
वो समझ जाता है वो आपकी हैसियत क्या है। तो फिर वो आपको बताया कि साहब आपको मेंबर बनना है तो आपको इतना पैसा देना है और 15 साल के लिए आप मेरे मेंबर बन जाइए और हर साल मैं आपको 7 दिन का हॉलीडे दूंगा ये ऐसे रिसोर्ट्स में जो 7 स्टार और 5 स्टार आपको दिखा रहा है। इस तरीके से चीट कर रहे हैं। और आपसे एक बार उन्होंने मेंबरशिप ले ली और वहां पे एग्रीमेंट पे साइन भी करा लेंगे वो, और एग्रीमेंट पढ़ने नहीं देंगे आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट क्या करेंगे साहब जल्दी एग्रीमेंट साइन करिए, फटाफट मैं कर देता हूँ, आप तुरंत हॉलीडे ले लीजिए। आप भी जल्दबाजी में रहते हो घर जाने के, फटाफट साइन करके एग्रीमेंट भी आप दे दोगे बिना कुछ पढ़े। उसके बाद एग्रीमेंट की कॉपी जब आपके घर पे भेजेंगे वो मेंबरशिप नंबर के साथ, तो आप देखेंगे तो जो एग्रीमेंट के टर्म्स थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो कुछ उन्होंने उसमें प्रॉमिस किया है कि आपको स्पा की फैसिलिटी मिलेगी, आपको मैरिज हॉल में वहाँ पे आपको कंसेशन मिलेगा, आपको फलाना जिम में आपको जाने के लिए मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन नहीं है। और उसमें आप देख रहे हो एक्स्ट्रा कुछ चीजें मेंशन है कि जैसे आपको ईयरली मेंटेनेंस चार्ज एएमसी लगेगा, तो ये सारी चीजें जो है ये वो आपको एग्रीमेंट पे एक्स्ट्रा डाल देता है। फिर जब आप उसके पास जो एग्रीमेंट पढ़ करके जब आप उसको कंप्लेंट करते हो साहब इसमें तो हमें सूट नहीं कर रहा, हमारे रिफंड करिए, तो फिर बोलेगा साहब आपने साइन किया है, हमारी तो नो रिफंड पॉलिसी है, आपने तो उसमें साइन करके दिया एग्रीमेंट में, अब कैसे हम रिफंड देंगे, अभी तो रिफंड तो नहीं होगा। फिर बाद में लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है इतना कैंसिलेशन चार्ज लगेगा मैं वापस करूंगा, लेकिन वो वापस करता नहीं है, वो बहुत आपको परेशान करता है। तो इस तरीके की चीजें हो रही। तो कभी भी कोई बच्चा आपके पास मॉल में आए और ये चीजें फॉर्म भराए कंट्री क्लब का या कोई भी टाइम शेयर करे तो थोड़ा सोच समझ के, और कोई भी एग्रीमेंट साइन करें तो आप ऐसे साइन मत करिए, उससे बोलिए जेरॉक्स कॉपी दो, घर में जाके पढ़ूंगा मैं, कल आऊंगा या आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो और हम यहाँ पे साइन करके तब देंगे, क्योंकि आपने एक बार साइन कर दिया तो फिर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन अभी जो कंज्यूमर एक्ट 2019 का आया है उसमें एक और मजेदार बात मालूम क्या है? उसमें ये मजेदार बात है कि अगर आपने बाय चांस ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया हो या आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हो जिसमें टर्म्स वन साइडेड थे, तो वो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। ये कहीं नहीं होता ऐसा, ये जो कंज्यूमर एक्ट 2019 का आया इसमें होता है। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जो वन साइडेड है, जैसा बिल्डर लोग बनाते हैं, या ये टाइम शेयर कंपनी जो वन साइडेड है वो, तो ये जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसमें एक प्रोविजन है जिसमें से ये खारिज हो सकता है। ऐसी फ्रॉड चल रहा है इसका जो है अपना 100% प्लेसमेंट, जो कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं ये भी इस तरीके से बोलते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे और फाइनली वो प्लेसमेंट दे नहीं पाते हैं और आपका पूरा पैसा डूब जाता है। और अगर कोई ज्यादा उनसे हल्ला करता नहीं कि साहब आपने हमारे बच्चे को बोला था 100% प्लेसमेंट और प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक उनके 2-3 फर्जी कंपनियों से दोस्ती बना के रखते हैं, कोई उनके पहचान वाले उनसे बोलते हैं मैं बच्चे को भेजूंगा 3 दिन बाद उसको निकाल देना डांट डूट के, तुम्हारा काम गड़बड़ है, तो आप उसको प्लेसमेंट दिलवा देगा वो, आप खुश कि हमारे बच्चे को जॉब मिल गया, और फिर वो वहां से 2 दिन बाद उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना ऑनर भी कर दिया कि मैंने प्लेसमेंट दिया, वो तो बच्चा काम ठीक नहीं कर रहा था, हम क्या करें, उसको निकाल दिया। तो इस तरीके की ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ये जितने भी कोचिंग क्लासेस और ये सब हैं जो प्रॉमिस करते हैं 100% प्लेसमेंट, ये सब ना आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए कि जो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके टेलीफोन नंबर लीजिए, 2-4 नहीं, कम से कम 10-15 टेलीफोन नंबर मांगिए, क्योंकि 2-4 तो उन्होंने प्लांटेड रखे होंगे जिसको फोन करके बताओगे सब अच्छा बोलेंगे। आप उनसे पूछिए कि कौन सा जॉब है आपके पास, कितनी सैलरी है और कितने ड्यूरेशन से आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप पूछिए कोचिंग क्लास ज्वाइन कराने के पहले। कभी कभी वो बोलते हैं कि यूएसए में जॉब दिलाएंगे। हम लोग ने पकड़ा बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मईर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोनी पूना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको हमने पकड़ा। उन्होंने क्या किया था कि वो कंप्यूटर का कोर्स चला रहे थे और उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए उसकी फीस रखी थी और वो 6 महीने का कोर्स था और प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि आपको प्लेसमेंट हम देंगे यूएसए में, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। लोग बाग इस चक्कर में आ गए। अब उन्होंने कहा कि ये जो रिच लोग हैं वो तो आ जाएंगे 2-3 लाख रुपए देकर, जो गरीब लोग हैं जो नहीं दे पा रहे, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, सिटी बैंक के साथ उन्होंने टाइप कर दिया कि हमारे कोर्सेज के लिए आप फाइनेंस कर दो, तो सिटी बैंक लोन देने लगा। फिर हमने इनके ऊपर केस लगाया, सिटी बैंक को भी पार्टी बनाया, मयूर को पार्टी बनाया, पूरा नेशनल कमीशन तक ये गया। तो देखिए ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना है कि कैसे चीटिंग हो रही है, कैसे आपके बच्चों को चीट किया जा रहा है। बच्चे तो देखते हैं कि हमारा दोस्त ने ज्वाइन किया तो मुझे भी ज्वाइन करना है, लेकिन आपको उनको समझाना है कि ये चीजें कैसे गलत हैं और पूरा उसको पहले आप उसके सर्वे कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, तभी उसका एडमिशन दीजिए। बैंक में जब आप जाते हैं, बैंक वालों को पता होता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपने एफडी में क्या रखा है। बैंक वाले में वहां पे एक छोटा सा बच्चा बैठा रहेगा टाई लगा के, कहेगा मैं आपका वेल्थ मैनेजर हूँ। अरे वेल्थ मैनेजर क्या होता है भैया? कहेगा मैं आपका वेल्थ मैनेजर हूँ, उसकी एज होगी 22 साल का, वो आपका वेल्थ मैनेजर बल्कि आपको सिखाएगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो कहेगा साहब आपका एफडी तोड़ दो और हमारी जो स्कीम है इंश्योरेंस की और यहाँ पे लगा दीजिए, आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इतना फायदा होगा। ऐसा ब्रेन वॉश आपको करेगा ना, क्योंकि पब्लिक को कुछ पता होता नहीं है
और आप अच्छे खासे अपना एफडी तोड़ करके वहां पे इन्वेस्टमेंट लगा दोगे अपना। बाद में जब 1 साल बाद आपका पैसा डूब जाएगा तो आप बच्चे को ढूंढते जाओगे तो उधर दूसरा बच्चा बैठा होगा, वो कहेगा मैं तो जानता नहीं साहब कौन सा बच्चा ने क्या बोला, मैं तो जानता नहीं, मैं आपका वेल्थ मैनेजर अभी हूँ, आप मेरे को बताइए, मैं बताता हूँ क्या स्कीम करना है। तो ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ है। और आजकल तो क्या है कि बैंक जो है इंश्योरेंस एजेंट बन के बैठे हैं, आपका एफडी तोड़वा के वो इंश्योरेंस दिलवा देंगे आपको। तो इस तरीके की चीजों से आप सावधान रहिए। फिर बिल्डिंग में काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं। जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स है, क्योंकि बहुत अच्छे से मूर्त बनाते हैं और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हमारी जिंदगी भर की कमाई से हम अपना फ्लैट खरीदते हैं। तो जब हम फ्लैट खरीदते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अभी यहाँ पे जितने भी करीब 22 हैं, जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपना कारपेट एरिया नहीं नापा होगा। फ्लैट खरीदने के बाद हमें नहीं लगता कि ज्यादा लोगों ने कारपेट एरिया नापा होगा। एक गड़बड़ कहाँ करते, कारपेट एरिया कम कर देगा बिल्डर और आपने नापा ही नहीं है। फिर इसमें क्या करते हैं, आपको पार्किंग स्पेस बेच देगा बिल्डर, जबकि पार्किंग स्पेस बेच नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। फिर वो बिल्डर बताएगा कि साहब मेरा क्लब हाउस होगा और वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा। जब बिल्डिंग बन जाती है तो छोटा सा गड्ढा खोदा रहता है, उसमें पानी भरा देना, ये स्विमिंग पूल है हमारा, ये तो किड्स पूल है साहब, किड्स पूल। तो इस तरीके से जो है आपको मूर्ख बनाते हैं बिल्डर लोग। लीकेजेस सीपेजेस होंगे, आपको जो उसने टाइल्स प्रॉमिस की वो नहीं होगा, है ना, जो एमिनिटीज प्रॉमिस की वो नहीं होगा। तो ऐसी चीजों में आपको ध्यान देना है। फ्री कार पार्किंग स्पेस के लिए आपसे पैसा ले लेगा और दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं। तो जब भी आप बिल्डर के साथ डील करें तो जरा सोच समझ के एग्रीमेंट देखिए, और उसका जो पोजीशन डेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। बिना पोजीशन डेट आप उसके साथ डील मत करिए। और जो सेल एग्रीमेंट है वो आपको लेना है। अभी देखिए मैं आपको एक और नियम बताता हूँ जो बहुत काम का है आपका, ये सेक्शन 13 रेरा एक्ट। तो सेक्शन 13 रेरा एक्ट का है, वो ये बोलता है कि बिल्डर आपसे 10% से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है जब तक उसने आपका जो सेल एग्रीमेंट है वो बनाया हो। तो बहुत अच्छा नियम है ये। बिल्डर क्या करते हैं, आपसे एडवांस ले लेंगे, उसका पैसा मांगते जाएंगे, ना एग्रीमेंट आपका बनाएंगे, ना कमिट करेंगे कि पोजीशन डेट क्या है। तो अभी जो रेरा में जो सेक्शन 13 आ गया है, इसके अनुसार बिल्डर को 10% से ज्यादा आपसे पैसा ले नहीं सकता और एग्रीमेंट उसको बनाना पड़ेगा, उस एग्रीमेंट के अंदर पोजीशन डेट देना ही पड़ेगा। तो आप बिल्डर को बोल सकते हैं कि मैंने 10% एडवांस दे दिया, अभी मैं आगे पैसा नहीं दूंगा भाई, आप पहले मेरा एग्रीमेंट बनाओ, सेक्शन 13 रेरा का, नहीं तो मैं रेरा में जा रहा हूँ आपके खिलाफ कंप्लेंट करने, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ। तो आप कभी भी 10% से ज्यादा, फ्लैट कॉस्ट का 10% से ज्यादा पैसा मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो कार पार्किंग स्पेस है, जो कार पार्किंग स्पेस है वो जो है वो सोसाइटी उसकी ओनर है। फ्लैट ओनर कभी भी कार पार्किंग स्पेस का ओनर नहीं बन सकता है। आज हम लोग में से जितने लोग बैठे हैं, अगर आपने कार पार्किंग का स्पेस लिया है और आज सोच रहे हैं आप कार पार्किंग के मालिक हैं, गलत सोच रहे हैं। अगर आपने पैसा देके बिल्डर से कार पार्किंग खरीदा है ना, तो नल एंड वॉइड गया हो, अगर ये मैटर कोर्ट में चला जाएगा तो ये सोसाइटी का है, वो एक्चुअली कार पार्किंग और सोसाइटी मेंटेन कर रही है। तो ये आप ये भी जानकारी आप याद रखिए कि कार पार्किंग बिल्डर बेच नहीं सकता, कभी भी आप उसके लिए पैसा मत दीजिए। कभी कभी बिल्डर क्या करेगा कि एमिनिटीज हम लोग दे रहे हैं, उस एमिनिटीज में कार पार्किंग डाल देगा, क्योंकि बिल्डर को पता है कि वो खुलेआम आपसे पैसा नहीं ले सकता है, वो कार पार्किंग के लिए वो फंस जाएगा, उसका रसीद भी देगा तो फंस जाएगा। और ये बिल्डर भी जागरूक हो गए हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहिए कभी भी आप फ्लैट खरीदते हैं। तो एक नया फ्रॉड चल रहा है जिसमें आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है। देखिए, ये जनरली चलता है टेलर जो काउंटर है जहां से पैसा निकालते हैं वहां, बड़े बड़े मॉल्स की कार पार्किंग या बड़ी जगह कार पार्किंग जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, जहाँ ज्यादा लोग घूम रहे हैं वहां, और ऐसे कई क्राउडेड प्लेसेस में ये खुलेआम चल रहा है। इसमें होता क्या है, उसमें पूरी टीम होती है 2-3-4 लोगों की। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले होंगे तो एक आदमी आएगा, क्या करेगा, वो 500 का 100 का ऐसे 2-3 नोट गिरा देगा आपके जो दरवाजा है कार का उसके पास, और वो नोट गिरा करके आपको बोलेगा, गाड़ी के कांच पे नॉक करेगा कि साहब आपका पैसा गिर गया है। आप कांच नीचे करके देखोगे, अरे हाँ 500 इसका, तो आपको लगेगा चाबी निकाल रहे थे कुछ, तो पता नहीं कैसे पैसा गिर गया होगा। और मन के अंदर कभी लालच भी आ जाता है, चलो पड़ा हुआ है उठा लो। तो आप क्या करोगे, दरवाजा खोल के जब नीचे जाओगे पैसा उठाने के लिए, तो जब आपने गाड़ी का दरवाजा खोला तो आपके चारों दरवाजे खुल जाते हैं। तो जो पीछे का दरवाजा जो दूसरी साइड का, वहां पे पहले से एक आदमी और खड़ा हुआ है, वो वेट कर रहा है। ये वाला तो आपको बता के चला गया कि साहब पैसा गिर गया, चला गया, तो आपको लगा है तो चलता फिरता रागी है अपना, बता के चला गया। लेकिन दूसरा आदमी पीछे दरवाजे के पास खड़ा हुआ है,
कि जैसे ही आप जो पैसा उठाने के लिए करोगे तो दरवाजा खोल के पीछे जो सीट पे आपका लैपटॉप या कोई वैल्यूबल रखा है वो उठा के निकल जाएगा। तो कभी भी कोई ऐसा बोलता है कि पैसा गिरा हुआ है साहब, तो आप उसमें सतर्क हो जाइए। बैंक में भी आप टेलर पे जब पैसा लेते हो तो वहाँ लाइन में इनके पहचान वाले लगे हुए रहते हैं, आपके पास ही एक आदमी खड़ा रहेगा जो इनके टीम में है, और एक आदमी सडनली आएगा और कहेगा अरे साहब आपका पैसा गिर गया, नीचे खुद ही गिरा देगा। और जब आप उठोगे लेने के लिए तो जो गड्डी आपकी जो गिरने के लिए आपने साइड में रखी है वो उठा के दूसरा आदमी लेके चला जाएगा। इस फ्रॉड में क्या होता है कि अलग अलग सिग्नल पे अलग अलग लोग खड़े रहते हैं, और जब आप कार ड्राइव करते हुए जब आप पहले सिग्नल पे जाते हैं तो एक आदमी बोलेगा सर आपके गाड़ी में से धुआं निकल रहा है या स्पार्क आ रहा है साहब, तो आप सोचोगे नहीं ऐसे ही आ रहा होगा क्या। फिर आगे जाओगे तो अगले सिग्नल पे एक नया आदमी बताएगा कि साहब स्पार्क आ रहे हैं, सब उसी के आदमी है, तो वो आपको बताएगा कि स्पार्क आ रहा है, तब आपको लगेगा अरे 2 आदमी 3 आदमी बोलेंगे, हर एक सिग्नल पे उनका आदमी खड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे आदमी बोल रहे हैं और नए नए आदमी, तो गड़बड़ है। तो आप गाड़ी साइड में लगाओगे। जब आप गाड़ी साइड में लगाओगे तो मोटरसाइकिल से जो आदमी आपको फॉलो कर रहा था वो सडनली आकर रुकेगा कि क्या हो गया साहब, आप बॉनेट क्यों खोल के खड़े हुए हैं। तो आप बोलोगे नहीं वो स्पार्क कर रहा था, अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या अरे साहब वो तो मैं गैरेज वाला हूँ, मेरा गैरेज है, मैं चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इधर उधर वायर वायर थोड़ा हिलाएगा, फिर बाद में कहेगा साहब ये तो चेक करना पड़ेगा, आप ऐसा करिए पास में मेरा गैरेज है, आप चलिए वहाँ पे मैं रिपेयर कर देता हूँ गाड़ी। और वो अपना उसका जो पहचान वाला जहाँ सेटिंग वाला गैरेज होगा वहाँ आपकी गाड़ी ले जाएगा वो, और वहाँ पे बिना बात 2-4 स्पेयर पार्ट आपके चेंज करके बिल बना के आपको लूट लेगा वो। तो कोविड वैक्सीन फ्रॉड ये आजकल लेटेस्ट फ्रॉड चल रहा है। इसमें आपको एक फोन आएगा और बोलेंगे कि आपको साहब वैक्सीन लगाना है, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, तो आपको आपका नाम आया हुआ है तो आपको वैक्सीन लगाना है, तो आप बोलोगे यहाँ लगाना है। तो ठीक है तो आप मैं डिटेल दे दीजिए, मैं आपको रजिस्टर कर देता हूँ, और फिर आपको OTP वगैरह आएगा और आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको बता दूंगा कहाँ पे लगवाने आना है। आप सोचोगे अरे वाह बहुत बढ़िया, हमारा तो वैक्सीन लगने का वो अपने आप फोन आ रहा है गवर्नमेंट से, और वो आप उसको अपना आधार कार्ड डिटेल मांग लेगा आपसे, बैंक का डिटेल मांग लेगा, सारा कुछ मांग लेगा उससे, सब कुछ जो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है सब आपसे पता लगा लेगा। उसके थोड़े दिन बाद 1 आध दिन बाद आप देखोगे आपके पास OTP आया, तो फोन करके बोलेगा साहब देखो OTP आया है कि आपके पास, हाँ बताइए जरा OTP क्या है। वो क्या करेगा, आपके नाम से सिम कार्ड खरीद लेगा, या आपके नाम से बैंक अकाउंट खोलेगा, या कुछ तो फ्रॉड करेगा, या ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करेगा, उसका OTP आपसे मांग करके वो आपका फ्रॉड कर देगा। तो आप ये सतर्क रहिए कि कोविड वैक्सीन जो है वो ऐसे कोई फोन नहीं कर रहा है उसके लिए। कोविड वैक्सीन जो भी है वो कोविन एक एप्लीकेशन है, नीचे अलर्ट में देखिए मैंने पिंक कलर से दिया हुआ है कि कोविड एप्लीकेशन के थ्रू ही वैक्सीन लग रही है, कोविड एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको रजिस्टर करना है। अभी कोविड एप्लीकेशन जो है हेल्थ वर्कर्स के लिए खुला हुआ है, वो लोग रजिस्टर हो रहे हैं, उनकी लग रही है, और अभी जनरल पब्लिक के लिए धीरे धीरे ये खुलेगा, तब आप अपना नाम रजिस्टर करके आप देख लीजिए क्या करना है उसमें। जो LPG गैस सिलेंडर होता है उसका जो ऊपर हैंडल है ना, उसमें जो 3 ये जो उसके स्टैंड है, उसमें एक में एक कोड रहता है जैसे जिसमें B13 लिखा है, और एक साइड उसका जो है वो वेट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेंडर कितना वेट का है, और आपको अगर डाउट है तो जो भी डिलीवरी का आदमी है उसके पास एक तराजू होता है, एक वेइंग स्केल होता है, जिससे आप बोल सकते हैं कि हमको नाप के बताइए कि ये 16.5 है कि कितना वेट है इसका, तो जो सिलेंडर पे लिखा है उससे मैच होना चाहिए। और दूसरा है कि ये डेट आप देखिए, ये डेट क्या है, इसमें एक अल्फाबेट होगा और 2 डिजिट्स होंगे। तो अल्फाबेट का मतलब क्या है, ABCD, मतलब ये ईयर का क्वार्टर बताता है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च में जो है अगर सिलेंडर एक्सपायर हो रहा है तो A लिखा होगा, अप्रैल में जून, तो जून में जो एक्सपायर हो सेकंड क्वार्टर हो गया तो जून में जो एक्सपायर हुआ रहेगा उसमें B लिखा होगा, जैसे इसमें B13 लिखा है, तो B मतलब जून और 13 मतलब 2013। तो जून 2013 तक ही ये सिलेंडर जो है वो वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर्ड है सिलेंडर, क्योंकि इसकी टेस्टिंग होनी है। जून 13 के बाद ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो ऐसा सिलेंडर अगर आपको दिखता है जिसका डेट निकल गया है तो बहुत डेंजरस है घर में यूज करने के लिए, वो फट भी सकता है। दूसरा जो ट्रेन है उसमें जो हायर क्लास है, हम लोग को ये लगता है कि अरे तो स्लीपर में और AC3 में यही सब चोरियां हो रही हैं, ऐसा नहीं है साहब। अभी जो नया ट्रेंड आया है उसमें जो टारगेट कर रहे हैं वो AC1 और AC2 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि उन्हें मालूम है AC1 और AC2 में जनरली सीनियर सिटीजन जाते हैं क्योंकि उनको कंसेशन मिलता है, तो दे कैन अफोर्ड टू ट्रैवल। और दूसरा है कि वही लोग जाते हैं एग्जीक्यूटिव वगैरह जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनको कंपनी पे कर रही है टिकट का सब, तो उनको मालूम है कि यहाँ पे एक हायर क्लास चल रही है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना टिकट उस कंपार्टमेंट में बुक कर देते हैं और ऊपर की बर्थ बुक करते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर की बर्थ से वो बैठा रहता है बंदा, जब रात हो जाती है तो वो, जब आप लोग सो जाते हैं तो वो क्या करता है, एक एनेस्थीसिया या कुछ स्प्रे करता है आपके ऊपर, तो आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो आराम से उतरता है, आपका पूरा हैंडबैग खोलता है, मोबाइल निकालता है, आपका घर का सारा सामान निकालता है,
जो जो उसको गोल्ड चेन है, वैल्यूएबल्स जो कुछ आप रख के सो गए वो निकालता है। उसके बाद आपका जो बैग रखा हुआ है नीचे, और बैग में से, आपके हैंड बैग में से चाबी भी निकालता है। अगर आपने चेन से अपना लॉक लगाया हो तो चाबी भी निकाल के आपका चेन भी खोल लेता है। और आप सो रहे हो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, और आराम से नेक्स्ट स्टेशन पे वो सब सामान लेकर के उतर जाता है लेट नाइट। जब दूसरे दिन आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो और आप अपना पर्स निकालते हो व्हाट्सएप वगैरह देखने के लिए, तो पता चला उसमें मोबाइल नहीं है। फिर आप देखते हो उसमें पर्स नहीं है, फिर पता चलता है सूटकेस भी नहीं है। तब आप सुबह जाकर के आपको पता चलता है। कई कई लोग जो कंप्लेंट हमारे पास की हो, तो तब उनको जानकारी हुई, जब उनको उनको खाने का पैसा देना था, तब उन्होंने पर्स निकालने के लिए बैग खोला तो पता चला उसमें नहीं है। तब उनको पता चला कि हमारे साथ हादसा हो गया है। तो जरा आप सतर्क रहिए जब भी ऐसा हो। और कभी भी आपको डाउट हो, पहले ऊपर की बर्थ में कौन बैठा है वो जरा ठीक से आप जरा उसकी जानकारी देख लीजिए, उसके हाव भाव देख लीजिए, उसकी एक्टिविटीज देख लीजिए आदमी की। तो आपको अगर डाउट हो तो आप जरा टीटी से पता करिए कौन है, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अभी एक और जो ट्रेंड चला है उसमें यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि 5,000 से अपना बिजनेस चालू करिए और 50,000 रुपये महीना कमाइए, 10,000 से बिजनेस चालू करिए, ऐसे 25,000 तक। उनको मालूम है कि 5,000 25,000 तक अफोर्ड कर लेगा कोई भी, और अपने घर से बिजनेस करिए और ऑनलाइन सामान बेचिए। तो मैंने इसके बारे में काफी स्टडी किया। जो ये जो सामान जो ये लोग बेचते हैं, ये चाइनीज सामान होता है और बहुत सस्ता होता है, लेकिन दिखता बहुत अच्छा है। तो आपको लगेगा कि बड़ा यूजफुल है, अरे ये तो बहुत लोग खरीदेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जो इसमें बैटरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल सोलर लाइट, एक सोलर लाइट बेचते हो, 90 रुपीज की सोलर लाइट बेच रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा, सेंसर भी उसके अंदर सब कुछ है, 90 रुपीज की। जब वो सोलर लाइट चलेगी तो हार्डली वो आधे घंटे भी नहीं चल पाती है। अगर आपने ऐसा सामान किसी को बेच दिया तो आपके पास कंटिन्यूसली फ्लड हो जाएगा, कंप्लेंट हो सकता है, कोई आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दे और आप इस चक्कर में फंस सकते हो। ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। और ये सामान जो है दिल्ली में मिल रहा है। तो अगर आप दिल्ली गए और आपने सोचा कि मैं पर्सनली ये सामान खरीद कर अपने साथ ले आऊंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको विदाउट बिल ये सामान दे देते हैं और उसमें और भी रेट कम कर देते हैं। तो होता क्या है कि वहां पे प्लेन क्लोज से पुलिस वाले घूम रहे होते हैं और इनको भी पता रहता है, ये सब इनका साठगांठ रहता है। जब आप ये बैग लेके जाओगे स्टेशन पे या रास्ते में, पुलिस वाले आपको रोक के चेक करेंगे और आपको पकड़ लेंगे, और फिर वो आपसे डिमांड करेंगे, जो दुकानदार और पुलिस वाले दोनों शेयर करेंगे। तो ऐसा ये फ्रॉड चल रहा है। तो ऐसे फ्रॉड से आप सावधान रहिए। कोई भी ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है बिना यूज किए आप उसको मत बल्क में खरीद लीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और आपको ये लग रहा है कि आप इनसे खरीद के आप ऑन साइट बेच लेंगे, नहीं, क्योंकि ये जो आपको सामान बेच रहा है ना, इसका खुद का अपना साइट दूसरे नाम से चल रहा है और वो आपके साथ कॉम्पिटिशन में रहेगा, वो आपसे कम दाम में बेचेगा। तो ये जो आपको सामान बेच रहा है, इसकी अलग अलग दुकानें खुली हुई, अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह, वो खुद भी बेच रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो इस चक्कर में आप पड़िए मत, अनलेस कि आपको अच्छी तरह मालूम है कौन दुकान है और उसका पास रिकॉर्ड क्या है। ऐसे कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि आप एलईडी बल्ब घर में बनाने लगे और बेचिए, ये भी बड़ा चल रहा है कि 50,000 और 25,000 का माल खरीद लीजिए। वो आपको माल बेच देगा और बाद में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो क्वालिटी और वो प्राइस शायद आप ना मैच कर पाए। और ये जो आपको सामान बेच रहा है, इसकी भी अपनी दुकान रहेगी कहीं ना कहीं ऑनलाइन, वो आपसे कम में बेचेगा। तो इस चीज को जरा सर्वे करके सावधानी से आप ये चीजें करिए, क्योंकि इसमें बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है हम लोग के पास ऐसी चीजों की। अब हमको देखना है कि फ्रॉड हो क्यों रहा है। फ्रॉड इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ग्रीडी हैं। हम ग्रीडी हैं और सामने वाला फ्रॉडस्टर भी ग्रीडी है। हमको लगता है कि फ्री में कुछ मिल जाए, हमको लगता है सस्ते में कुछ मिल जाए, हमको लगता है ज्यादा कुछ मिल जाए। हमारी जो ग्रीड है ना, इसके लिए हम लोग फंसते हैं। अभी जो ये फोरम ऑफ फास्ट जस्टिस वाले बोलते हैं कि जस्टिस फास्ट होना चाहिए, हम तो ये बोलते हैं कि कोर्ट ही जाने की जरूरत क्या है। आप कोर्ट जाओ ही मत ना। कोर्ट कैसे नहीं जाओगे, आप अपना सतर्क रहो, जानकारी पूरी करके काम करो, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप कोर्ट जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी हियरिंग होती है, कैसे क्या होती है। तो ये जो है, आप अगर सतर्क रहोगे, आप अपनी ग्रीड कम करोगे, आप जो है सारी जानकारी हासिल करोगे सब चीज़ों की, और इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करोगे या मार्केट में निकलोगे सतर्क होकर के, जानकारी लेके, दूसरों से सीख के, या हम लोग को कॉन्टैक्ट करके, हम लोग से सलाह ले करके, तो आपके चांसेस कम है कि आपको कोर्ट जाने की कभी जरूरत पड़ेगी। और दूसरा कि हम लोग के अंदर एक डर होता है। क्या डर होता है, और ये ऑफर बंद हो गया तो मेरा चांस चला जाएगा। जैसे उसने बोला कि अभी ये 10,000 की साड़ी हम आपको 2,000 में दे रहे हैं, ये ऑफर अभी 2 घंटे में बंद हो जाएगा, तो आप तुरंत खरीद लोगे। अरे वहाँ पे 10,000 की साड़ी हमको 2,000 में मिल रहा है। आपको डर लगता है अरे अगर 2 घंटे में हमें डिसाइड करने में देरी होगी तो ऑफर चला जाएगा। तो वो जानते हैं, आपकी नर्व्स को जानते हैं, इसलिए वो ऑफर का टाइम रेट कहेंगे अरे अभी बनने वाला है। ऐसे ही आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, अभी ऐसा ये ऑफर है, डीलर आपको कभी बोलेगा, अभी जिसको कुछ बेचना कहेगा नहीं तो आज ही ऑफर है, वो तो अभी बंद होने वाला 2 घंटे में। तो वो आपको टेंशन में डाल देता है, आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर देता है कि अगर मैंने अभी सामान नहीं खरीदा तो ऑफर चला जाएगा। तो ऐसी चीजों से आप सतर्क रहिए। तो जब भी कोई सामान खरीदें, हमारी कुछ एक्सपीरियंस से मैं सलाह दे रहा हूँ कि हर वक्त आप उसमें प्रोडक्ट में एमआरपी देखिए, एमआरपी से ज़्यादा कॉस्ट मत पे करिए,
उसके लिए मैं आप 1 तारीख को बताऊंगा कि अगर MRP से ज़्यादा है, कॉस्टली है, तो आप क्या कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट देखिए आप, हम में से कितने लोग हैं जो सेल का एक्सपायरी डेट देखते हैं? हम लोग में कितने लोग हैं जो गैस सिलेंडर का एक्सपायरी देखते हैं? मेडिसिन का एक्सपायरी देखना आपको बहुत जरूरी है। हर चीज का एक एक्सपायरी है। फूड आइटम्स का, ब्रेड जो आप खरीदते हैं, मिल्क जो आप खरीदते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट है। ये सारा एक्सपायरी डेट देखकर ही लीजिए आप, क्योंकि कभी कभी ये जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच देते हैं। खासतौर से ये सेल के अंदर हो रहा है, जो एवरीडे के सेल हैं, जो नोविनो के सेल, ये सब जो चल रहे हैं, आप उसमें जो पीछे की साइड जो है वो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, जो बेस है। तो हर चीज का एक्सपायरी डेट देख कर लीजिए। और कभी भी अगर आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दिया जा रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। फ्री क्यों दे रहा है? हो सकता है वो जो फ्री प्रोडक्ट दे रहा है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो सकता है वो कोई दूसरी कंपनी का हो जो उसका प्रोडक्ट खराब हो दे रहा हो। ये पूरी जानकारी इसकी ले लीजिए। अच्छा भी हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी अनबिलीवेबल कोई ऑफर दिखे आपको कि अरे ये तो बड़ा आउट ऑफ द ब्लू ऑफर आ रहा है, तब आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सतर्क हो जाइए। स्पीड ब्रेकर, हम में से लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज गाड़ियां चलाते हैं, और जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर उचकती है तो तुरंत हम लोग गाली देते हैं, अरे क्या स्पीड ब्रेकर बनाया है क्या? अरे बनाया तो आप भी तो चक रहे, आपने कितनी बार कंप्लेंट किया? अभी हम लोग के एक साथी थे, उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो पूरे बॉम्बे थाने और न्यू बॉम्बे के स्पीड ब्रेकर तोड़ दिए गए थे हाईकोर्ट के ऑर्डर से। देखिए, एक आदमी ने तोड़वा दिए। आप भी ये काम कर सकते हैं। ये तो चीटिंग, गवर्नमेंट चीट कर रही है हमको। गवर्नमेंट को हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं, रोड के लिए टैक्सेस दे रहे हैं, सब चीज के लिए उसको स्पेसिफिकेशन फॉलो करना चाहिए। और स्पीड ब्रेकर हमको कैसे ऐसे देते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, हम लोग की गाड़ी टूट जाती है, हम लोग सब चुप बैठे हुए हैं, कोई एक लेटर भी नहीं लिखता। अगर 1 करोड़ आदमी एक एक लेटर लिखें, 1 करोड़ आदमी रोज एक एक लेटर, बस ईमेल लिखें ना, तो उनको समझ में आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग लिखते ही नहीं है। और हम तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि लेटर लिखने से अच्छा एक ब्लैंक एनवेलोप भेजो जिसमें टिकट न लगा हो, उसमें आपका कंप्लेंट हो, और ऊपर आप टिकट मत लगाइए, बैरंग भेजिए। बैरंग मतलब विदाउट टिकट कोई एनवेलोप भेजना। उसमें टिकट नहीं लगेगा तो जो सामने वाली पार्टी, उससे डबल अमाउंट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का टिकट लगता है तो सामने वाली पार्टी से 10 रुपए का टिकट लगेगा। और ये जो लेटर जाएगा ना, ये रजिस्टर्ड जाएगा, क्योंकि ये नोट होता है, ये रजिस्टर्ड जाएगा, नोट होता है उसमें कि आपको उससे पैसा लेना है। तो आप बिना टिकट लगाए आप भेजिए 100 लेटर, 200 अपने सब दोस्तों को बोलिए जरूरत करके लेटर दे दीजिए, प्रिंट करो और अपना भेजो सबको बिना टिकट के, नहीं तो ईमेल भेजिए। अभी ये सब सुधर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्पीड ब्रेकर का स्पेसिफिकेशन क्या है, आप चौंक जाएंगे। स्पीड ब्रेकर, जो असली स्पीड ब्रेकर है, उसकी हाइट 4 इंच होनी चाहिए, और जो चौड़ाई है वो 4 मीटर करीब होनी चाहिए। ये 4 इंच से 7 इंच तक इसका रहता है स्पेसिफिकेशन, और 4 मीटर से 7 मीटर तक रहता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा स्पीड ब्रेकर का। गूगल में सर्च करिए स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पीड ब्रेकर इन इंडिया, तो आपको जो स्टैंडर्ड यहाँ फॉलो हो रहा है वो मिल जाएगा। तो देखिए, ये स्पेसिफिकेशन होता है, आप ये स्पेसिफिकेशन म्यूनिसिपैलिटी को भेजिए और बोलिए के साथ स्टैंडर्ड ये होता है आपका कोई भी स्पीड ब्रेकर। मैं दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि बॉम्बे में एक भी स्पीड ब्रेकर आप बता दीजिए ये स्टैंडर्ड में हो, एक भी नहीं है। तो आपके अपने घर के आसपास के स्पीड ब्रेकर कर लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी लोकेलिटी में जो स्पीड ब्रेकर्स बने हैं, आप उनकी फोटो खींचिए और आप म्यूनिसिपैलिटी को भेजिए कि साथ ये देखिए आपका गलत स्पेसिफिकेशन है, ये स्पीड ब्रेकर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और तोड़वा के उसको बनवाइए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं घर में बैठे। हाँ, जो भी अगर हम ये इंश्योरेंस और लोन वगैरह लेते हैं, इसमें आपको सतर्क रहना है कि कोई भी ब्लैंक फॉर्म साइन नहीं करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी आप लोन लेते हैं, मेरे पास ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें कंपनी ने बाद में ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिख दिया, फ्लोटिंग रेट का फिक्स कर दिया, फिक्स का फ्लोटिंग कर दिया, अपने हिसाब से वो कंपनी कर लेती है। तो जो भी कभी भी ब्लैंक जो है चेक किसी को नहीं दीजिए, ब्लैंक फॉर्म मत भरिए, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसकी जेरॉक्स मांगिए। ये सारी चीजें आप करिए तो आप थोड़ा सा सेफ रहें। आप घर में बैठ करके जो है अपनी पावर दिखा सकते हो, जैसे मैंने बोला स्पीड ब्रेकर है या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस है, फ्रॉड है, इसके बारे में आप घर में बैठ के कर सकते हो। आपको सिर्फ लेटर लिखना है अथॉरिटीज को, और जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ऐसे आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन सकते हो। और सबसे बढ़िया है कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन के आप न्यूसेंस क्रिएट करिए। जैसे मैंने बोला कि अपने सोशल मीडिया में उसको बदनाम करिए, ग्रुप के लेटर्स भेजिए, इस तरीके से आप एक्टिविज्म कर सकते हैं, प्रेस और मीडिया को आप दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टेप था ये सब फ्रॉड्स के बारे में जानकारी लेने का और कैसे उससे बचना है। और बड़ा स्टेप तब होगा जब आप लोग ये जानकारी यूज करेंगे और अपनी एजुकेशन यूज करेंगे और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्रवाई करेंगे ऐसे फ्रॉड्स के अगेंस्ट। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर जी जी, जिनको अब सबको अनम्यूट कर दो, जिनको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछते जाएंगे, और बी ब्रीफ। बैंक फ्रॉड के बारे में बताएंगे सर जी? किसके बारे में? बैंक फ्रॉड।
बैंक के तो काफी फ्रॉड चल रहे हैं, अभी आपने पीएमसी में देखा, और ऐसा सारी चीजें हैं। और जो इंश्योरेंस होता है जो कस्टमर का, वो सिर्फ 1 लाख तक होता है। बैंक फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इसको एक्चुअली गवर्नमेंट को लेना चाहिए। हम लोग लेटर्स भी लिख रहे हैं। बहुत सारे टाइप, सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये कि बैंक इंश्योरेंस एजेंट बन के बैठा हुआ है। जब आप अपना एफडी वगैरह तोड़ाने जाते हैं, कैंसिल कराने जाते हैं, रिन्यू कराने जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो फोर्स करते हैं आपको कि आप ये हमारा स्कीम ले लीजिए, इंश्योरेंस का, हमारे म्यूचुअल फंड का स्कीम ले लीजिए। तो ऐसे करके ये लोग जो है वो चीट करते हैं कंज्यूमर्स को। और लोन में भी कभी फ्लोटिंग और जो फिक्स लोन है वो चेंज कर देते हैं बिना बताए, इंटरेस्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये सारा चीजें आपको एग्रीमेंट पहले ठीक से पढ़ना चाहिए, उसको क्या लिखा हुआ है, और बिना पढ़े ब्लैंक जगह साइन मत करिए ऐसे ब्लैंक करके, तो वही फ्रॉड हो रहा है ज्यादा। आप कौन से फ्रॉड के बारे में बात करना चाह रही हैं? जी सर, वो शॉपिंग के लिए जब बैंक से पैसे फ्रॉड में जाते हैं तो हमारे पासबुक पर कहाँ पैसे गए हैं उसका बिल्कुल डिटेल जानकारी होती है। सिर्फ बैंक वाले तो कुछ नहीं करते हमारे लिए, कहते हैं कि अब 8 दिन के बाद आ जाइए, फिर 15 दिन के बाद आ जाइए, और हम ऊपर ऊपर एक दूसरे कटोरे में। जी, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने शॉपिंग वेबसाइट में पैसा दिया है क्रेडिट हाँ कार्ड से, तो आप वो चार्ज बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चार्ज बैक एक चीज होती है, वो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, तो वो जो पैसा जो है वो आपको वापस आ जाएगा। और अगर फिर भी आपका ये बैंक सुनवाई नहीं करता, शॉपिंग साइट सुनवाई नहीं करती है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों को पार्टी बनाना पड़ेगा उसमें, शॉपिंग वेबसाइट को और बैंक को। और फिर आपको ये इतना शॉर्ट एक केस बनाना पड़ेगा कि मेरा इतना पैसा फंस गया, और वो आपको मिल जाएगा वापस। और आजकल ओके। तो बैंक में नियम भी आ गया है कि अगर आपका पैसा गया हुआ है, तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना सर्वर इतना सेफ रखे कि वहां पे फ्रॉड नहीं हो। अगर आपकी मूर्खता से कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन बैंक में कोई सिक्योरिटी फ्लॉ है, उसके कारण अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो रिफंड आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, थैंक यू। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे दहानू से हमारे जो प्रेसिडेंट पटेल काका है, सबको इसी बारे में बहुत सारी सहायता करते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अशोक कुमार चौरसिया जी। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो मुझे सपोर्ट किया, मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि आपके वजह से इस बिल्डर के साथ मैंने फाइट करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट गया। ये कौन सा केस है चौरसी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन सा केस बात कर रहे हैं? ये बालाजी सिम्फोनी। अच्छा, हाँ ठीक है, वो न्यू बॉम्बे साइड कहीं पे है। हाँ, रायगढ़, अलीबाग रायगढ़ में। जी। सो आपके वजह से मैं इस बिल्डर को वहां तक लेके आया, वरना इसने इतना फ्रॉड किया हुआ है कि काफी लोगों को, एटलीस्ट यहाँ पे 100 आदमी अभी इसको डिले क्लेम के लिए रेरा में इसको नोटिस दिया है। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तो सीधा डायरेक्ट बोलता है जहाँ जाना है जाओ। तो बिल्डर धमकी देता है। हाँ, धमकी देता है। तो ये आपने जो जिस हिसाब से आपने प्रोसीजर बना करके आपने दिया, कोर्ट में भी काफी अप्रिशिएट किया है जब जज ने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हरेंद्र भाई, बुद्धर सोसाइटी, अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि इतने सारे व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सब कोई है, क्या गवर्नमेंट जो है वो सर कोई एक्शन नहीं लेता है, या कुछ सुनता नहीं है, या कि जानता ही नहीं है? मैं जानना चाहूँगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लोग डील कर रहे हैं या कर रहे हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि वो आखिर क्या कर रहे हैं? क्या एक भी केस पूरे साल में किसी ने दिखाया है कि ऐसा गलत किया गया है कंज्यूमर के लिए, या उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? हम लोग करें, ठीक है, अच्छी बात है, मैं परेशान हूँ, मुझे जाना चाहिए और हमें लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या वो सरकारी महकमे के लोग जो वेतन उठाते हैं, काम करते हैं, पूरे साल के साल लगे रहते हैं, पूरे टीम के साथ लगे होते हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कि वो जाने कि हाँ भाई हमारे कंज्यूमर के साथ क्या कुछ हो रहा है? एक पहला बात। दूसरा सर ये कि आपने एक बार और भी वर्कशॉप में कहा था कि बिजली विभाग, हेलो मेरे आवाज आ रही सर? जी आ रही है। जी, बिजली विभाग की मनमानी जो है उसका एक सर्वे के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, 2 केस आए हैं और एक केस के बारे में जब मैं जान रहा हूँ
तो बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि बिजली लगाने के बाद, मैंने कनेक्शन लगाने के बाद 7 महीने 8 महीने कोई बिजली बिल नहीं आती, और जब आती है तो एकाएक ह्यूज अमाउंट आती है। और उसके बाद कंज्यूमर जब कहता है कि भाई इतना पैसा कैसे लग गया, हम तो 2 आदमी 4 आदमी रहते हैं, इतना बिल कैसे आ गया, या हमारा ये जस्टिफाइड नहीं है, तो कहते हैं कि आप जल्दी पैसा जमा करें, अदरवाइज आपको काट दिया जाएगा। ये इसकी आती है, फिर दोबारा पैसा जमा की जाती है। ये सारा पूरा एविडेंस है मेरे साथ सर। ये कंज्यूमर जो है वो मेरे साथ है, वो काफी परेशान भी है। तो 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि पैसा लगातार जमा किया गया, रिसीट भी है, और उसमें मेन सर्वर जो है वो कह रहा है कि पैसा ही नहीं जमा हुआ है। मैं समझ गया आपका कंप्लेंट, मैं समझ गया। पहला जो आपने जो रेज किया है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स को अपना हक नहीं मिल रहा है, कोर्ट में जाके भी बहुत डिले हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर कोर्ट में भी करप्शन बहुत है, और काफी करप्ट जजेस भी हैं, और क्लर्क स्टाफ भी काफी पैसे खाता है, क्लर्क है, ये सब जगह सारे कोर्ट्स में है। इसलिए हालत है हमारे देश की। हालत देश की इसलिए क्योंकि हम लोग एग्री हो जाते हैं ब्राइब देने के लिए। अगर हम लोग ब्राइब देना बंद कर दें और अपने को डिफिकल्टी के थ्रू ले जाएं तो ये सब काम बंद हो जाएगा। हम लोग अपना काम आसान बनाने के लिए हम लोग खुद ब्राइब कर रहे हैं, और हम खुद चाहते हैं कि जो है हमारा काम हो जाए। जब हम ट्रेन में जाते हैं, हमको सीट नहीं मिल रही, तो आप खुद 200-300 रुपए टीटी को देकर सीट ले लेते थे। तो ये चीजें जो है पहले तो हमको सुधारने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि कोई जज करप्ट है या उसने कुछ गड़बड़ किया है, तो आपके उसके ऊपर एक होता है रजिस्ट्रार जनरल। आप ये सुन लीजिए ठीक से, रजिस्ट्रार जनरल। जो रजिस्ट्रार जनरल है वो जज का भी बाप होता है, उसके ऊपर फटाक से एक्शन ले सकता है वो। रजिस्ट्रार जनरल के पास अगर आप कंप्लेंट करेंगे कि साहब ये जज है, वो उसको फेवर कर रहा है वकील को अपोजिट पार्टी का, और वो हमारे को ऐसे ट्रीट कर रहा है कोर्ट में, इमीडिएटली उस जज का या तो आपका केस दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उसके ऊपर एक्शन होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, बांद्रा कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट का एक जज था, उसको हम लोगों ने जेल में भिजवा दिया। वो बिल्डर से पैसे खा करके वो कंज्यूमर के अगेंस्ट में जा रहा था। तो इतना इजी नहीं है ये करना। आपको जागरूक होना है, और आपको अंदर वो फियरलेसनेस आनी चाहिए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि साहब ये फलाना जज ठीक नहीं, फलाना वकील ठीक नहीं, कोर्ट में हो रहा है। जब मैं उनसे बोलता हूँ ठीक है आप एविडेंस लाइए और आपको वहाँ पे रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, तो कोई नहीं आता है। सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर बंदूक, कंधे पे बंदूक लगा के चलाएं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनको कंप्लेंट है वो राइटिंग में दें, निडर होकर के आए। किसी भी जज के खिलाफ आपको करना, मैं आपके साथ आगे आऊंगा। आप पहले खुद तो कंप्लेंट करिए, खुद तो निडर बनिए। मैं निडर साथ आपके साथ पीछे जुड़ा हुआ हूँ, पीछे क्या मैं आपके आगे आगे चलूंगा। लेकिन आपको तो रिटर्न में, जहां रिटर्न की बात आती है तो आधे लोग पीछे हो जाते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता है, कोई जज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहता, पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करना चाहता, डरते हैं लोग। और सही भी बात है कि आज आप बच गए, जब हम साथ में खड़े तो बच गए, बाद में आप अकेले रहोगे तो आपको परेशान करेंगे, गलत केस बनाएंगे, सब सारी चीजें होती हैं। तो देखिए ये पूरा सिस्टम का फॉल्ट है, और इसको जब तक हम लोग खुद एक्सपोज करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग को अपना लाइफ का भी रिस्क लेकर के सब चीजें करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाकर के काम करेंगे, तब थोड़ा सा शायद सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए। आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन है, आप वीडियो बना लीजिए करप्शन का, अगर कोई पैसा ले रहा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मैं दूसरे आंसर क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने बोला है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में अगर उन्होंने बिल आपको लेट दिया है तो ये डिफिशियंसी ऑफ सर्विस है। ये आप कंज्यूमर कोर्ट में इसके लिए जा सकते हैं और उनको पेनल्टी लगवा सकते हैं। जो भी आपका ऑफिसर है उसको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भरेगा। आप उसमें डिमांड करिए कि मेरी जेब से हमको पेनल्टी दिलवाइए, और इन्होंने ये खामियां करी इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और ये करिए। वैसे तो अगर आप जागरूक ग्राहक होते, जो आपके पास पहले 2 महीने में बिल नहीं आया, तभी आपको एक रिटर्न में इंक्वायरी कर देनी चाहिए थी कि मेरा मीटर 1 जनवरी को लगा है, फरवरी में तक मेरा पास बिल नहीं आया, तो उसका क्या कारण है। तो आपको उसका एक रिप्लाई मिल जाता, तो वो एक एविडेंस हो जाता था। खैर अभी भी आप एक उनको लेटर लिख दीजिए और बताइए कि आपने अभी तक बिल नहीं दिया या आपने इतने लेट बिल दिया है, तो जो भी डिले हुई है उसके लिए हमको हर्जाना चाहिए, इतने रुपए हर्जाना दीजिए। और अगर नहीं देंगे तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस करूंगा। ऐसा करके आप हमें लेटर दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आई विल इंटरवीन। हरेंद्र भाई, मैंने आपको बोला था कि रेगुलेटरी कमीशन के पास के जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन के हिसाब से उनके पास ही कॉम्पेंसेशन डिसाइडेड है। तो जो जिस आदमी को बिल नहीं आया, बिल हर 2 महीने में रीडिंग होना चाहिए, तो रीडिंग नहीं लिया, उसके लिए आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, और साथ में पैसा भरने का सवाल आता नहीं है। उसके बाद में वो पैसा भी आपको इंस्टॉलमेंट से करके देगा। बिल्कुल जी, जब उसको ऑलरेडी लॉ में है तो आप लॉ दिखा सकते हो, उसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता है। सर एक और चीज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि पकड़ में नहीं आ रहा है ये चीजें, लेकिन वो हो रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो
रीडिंग की तारीख होती है हर महीने या बाई मंथली, जो भी आपका अरेंजमेंट है अपने अपने इलाके में, उसमें पर्टिकुलर डेट के अंदर में उनको रीडिंग लेना चाहिए। जैसे सपोज इस मंथ में मैं मेरा जो रीडिंग मीटर रीडर है वो सपोज 15 तारीख को लिया, अगले महीने में भी वो 15 या 14 या 1-2 दिन का इधर उधर हो सकता है। लेकिन कई बार ये लोग मैं रेगुलरली फॉलो अप कर रहा हूँ तो ये मुझे पकड़ में आ रही है कि रेगुलरली ये क्या करते हैं, ऐसे पीछे पीछे खिसकाते हुए आते हैं। इस महीने लास्ट में एक महीने में ये 30 तारीख को ले लिए रीडिंग, दूसरे महीने में ये क्या करेंगे 7 दिन पहले ले लेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ में ये और 7 दिन, मतलब 15 दिन का ये गैप कर देंगे, फिर अगले महीने वो बिल्कुल छोटा कर देंगे। और अगले महीने में क्या होता है, इस चीज में ये दिक्कत आती है कि पूरी नेक्स्ट जो रीडिंग होगी वो फिर 30 तारीख को कर देंगे, उसमें पूरे 1.5 महीने का वो रीडिंग एक महीने में दिखाएंगे। और उसमें जो स्लैब्स होते हैं 50 यूनिट का, 100 यूनिट का, 150 यूनिट का जो स्लैब्स होते हैं, वो स्लैब की वो इंक्रीज हो जाती है करीब 1.5 गुना से 2 गुना तक, और वो हाईएस्ट प्राइस में चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं और इसको हम लोगों को पूरे उसमें लेके जाना चाहिए। ये महीने का बिल नहीं होता है, वो पूरे 1.5 महीने का रीडिंग होती है और उसको 1 महीना बना के देते हैं। अमिताभ जी उसके लिए भी मैंने बोला ना, और रेगुलेटरी कमीशन का रेगुलेशन निकालेंगे आप स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का, तो उसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन भी है। तो फॉरन सर्टिफाई किया है तो आप अपना एप्लीकेशन करना शुरू कर देवे, तो उसके हिसाब से वो लोग सब सीधे हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ, तो हमने सब 600 लोगों का कॉम्पेंसेशन लिया। उसके बाद में हमको अब हमेशा अर्जी करते हैं तो इधर हमारा लाइट भी जाता नहीं है, और कभी भी बोलेगा सोसाइटी में फास्ट के पास जाता हूँ कोई कंप्लेन तो इमीडिएटली बोलता है बैठो बैठो उधर मत जाओ। ऐसा हमने तैयार किया है, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। आपका रेगुलेटरी कमीशन का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन लेके आओ, और रेगुलेशन के अंदर हर चीज करिए। तुम्हारा बिल भी जो महीने में लेना तो महीने में ही लेना चाहिए, महीने के बदले 2 महीने में लिया, एक 2 बिल के लिए अलाउ है। समझो तीसरे महीने में नहीं लिया तो यू कैन चार्ज द कॉम्पेंसेशन। वो कॉम्पेंसेशन सर्टिफाई उधर लिखा ही हुआ है कितना कितना मिलेगा वो। किसानों के साथ एक बहुत बड़ी ऐसे भी फ्रॉड हो रही है कि किसानों की जो खेत में इरिगेशन के लिए जो देते हैं उनकी बिलिंग तो वो कब से कर देते हैं, लेकिन उनकी सप्लाई भी कनेक्शन होती नहीं है। इस टाइप का भी फ्रॉड्स हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक्चुअली हम लोग को कंप्लेंट करना चाहिए। हम लोग क्या कंप्लेंट नहीं करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी बिल्डिंग वाले कंप्लेंट करेंगे कि भाई हमारे नहीं रीडिंग लाइन नहीं है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक बिल्डिंग में देखिए, बिल्डिंग में बॉम्बे में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स में 400-500 आदमी रहते हैं। अगर वो सबके सब लेटर लिखना शुरू कर दें तो ये इमीडिएटली सुधर जाएंगे कि इनका काम ठीक से करना है। लेकिन हम लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो है अभी जैसे नरेंद्र भाई ने बताया, बिल्कुल क्लियर कट सारे लॉज हैं, उनको बस इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंट कैसे होगा जब हम कंप्लेंट करेंगे, तो जब कंप्लेंट नहीं करेंगे तो फिर वो रह जाएगी बात, और उनको एनकरेजमेंट मिलेगी कोई कंप्लेंट नहीं करता। मैं सर एक बात कहना चाहूँगा, जो कुछ भी मैंने अपने सर्वे में किया है मैं उसको एक कॉपी में आपको भेज सकता हूँ सर? जरूर mail@icrpc.org मेरा ईमेल आईडी है, आप भेज सकते हैं उसमें। ठीक है सर। भेजने से क्या होगा सर कि मेरा जो मनोबल है वो थोड़ा ठीक होगा और मैं बेहतर ज्यादा काम कर सकूंगा क्षेत्र में जो और कहीं कहीं का कमी है। तो रिजल्ट आ जाने के बाद जो है वो स्थिति दूसरी हो जाएगी और लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये काम गलत था, ये सही हो रहा है अब। तो इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि एक बार कम से कम आप मेरे सर्वे को या फिर मेरे जिस केस को उठाया है इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लेंगे सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत वही मैंने बोला कि हर आदमी कंज्यूमर एक्टिविस्ट बन सकता है और घर से आप बैठ करके सारी जगह कंप्लेंट जो आपके चारों ओर दिख रही है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी गड़बड़ी आपके चारों ओर हो रही है तो हमको जागरूक नागरिक होने के साथ साथ हमको एक एक्टिविस्ट भी होना है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, जो बड़ा आसान है। और ये एक छोटी सी बुक आती है, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 125 रुपए की एक बुक आती है, आप ये खरीद लीजिए। उसमें बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो आप एक्टिविस्ट बन जाएंगे, आपको सब पता हो जाएगा क्या करना है। सर चाहिए मुझे कैसे? ठीक है सर, मैं मांग लूंगा सर। हाँ, वो बुक स्टॉल पे जाइए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मांग लीजिए 2019 का, आपको मिल जाएगा। 125 यहाँ तो नहीं आ रहा सर, मैं आपके यहाँ बीपी का मंगवा सकता हूँ सर? ऑनलाइन सर्च कर लीजिए सर। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, ठीक है सर।
और कानून दुकान वाले की किताब जो बेचते हैं उनके पास मिल जाएगा। पटना में हाईकोर्ट है, कई दुकान मिल जाएगी आपको। हाईकोर्ट के पास दुकानें होंगी, बहुत दुकान होती है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो हेलो, रोड पे मल्होत्रा एंड सन्स है, आपको वहाँ किताब मिल जाएगी। मल्होत्रा एंड कंपनी, हाँ देख लिया सर। ठीक है, पटना मल्होत्रा एंड सन्स डाक बंगला के पास, हाँ हाँ सर, अंदर गली पे है, तो मिल जाएगी। अगर कोई दिल्ली जाता है, कनॉट प्लेस में जैन बुक डिपो है, वहाँ पे भी मिल जाती है। दिल्ली बहुत लोग जाते आते रहते हैं, हर सिटी में मिलती है, बहुत ही कॉमन किताब है, बड़े आसानी से मिल जाती है। नाउ शुड वी वाइंड अप? जी लास्ट क्वेश्चन शायद अगम कुमार जी का है। लास्ट क्वेश्चन सर, जल्दी से। अगम कुमार फ्रॉम समस्तीपुर सर। मेरा एक क्वेश्चन है, यदि विश्वास के आधार पर कोई फ्रॉड हो जाता है, जैसे कि हम अगले पे विश्वास कर रहे हैं और हमने उसको पैसा दे दिया कि भैया हम आपको जॉब लगवा देंगे, ठीक है, और फिर बाद में वो मना कर देता है। मेरा विश्वास है उसके साथ, मेरा कंसेंट मतलब विश्वास है कि बहुत अच्छा आदमी है, कि आप इतना पैसा दे दो मैं आपको, मतलब जॉब रिलेटेड फ्रॉड, तो इसके लिए कोई रेमेडी मिल सकती है सर? कैसे? देखिए, जितने भी फ्रॉड होते हैं वो विश्वास के ही होते हैं। बिना विश्वास के आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। ये सारे फ्रॉड होते हैं विश्वास से ही होते हैं। जॉब के बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि गल्फ कंट्री में जॉब दिलाएंगे, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि इमिग्रेशन दिलाएंगे, कनाडा का, यूएसए का। तो आपको सतर्क रहना है। जिसको आपने पैसा दिया था जॉब दिलाने के लिए, पहले आपको पता करना चाहिए था कि उसने पास्ट में कितने लोगों को जॉब दिलाया, उनका टेलीफोन नंबर लेना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था, तब वो आगे बढ़ते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, हमको जागरूक होकर के पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके उनके से डील करना चाहिए। तो अभी जो आपका जॉब का फ्रॉड हो गया है, तो आपको इस पे पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा। और तब आप देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं। नहीं तो अगर ऑनलाइन हुआ है तो साइबर सेल होता है इसमें अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बातचीत के आधार पे सर? नहीं, बातचीत के तो आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसका टेलीफोन नंबर क्लियरली दिखना चाहिए। भाई आपके पास ना एड्रेस है, टेलीफोन है, कुछ नहीं है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई जादू नहीं है ना कि पता चल जाएगा कि नहीं, जैसे हम उस बंदे को हम जैसे उस बंदे को पहचान रहे हैं और हमने फिजिकली उससे बातचीत की है और हमें हमारा विश्वास है उसके ऊपर, अभी वो टेक्निकल बात बता के वो डिले कर रहा है। मतलब अगम कुमार जी, आप उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। सभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है। आप उनकी रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग ले लीजिए, रख लीजिए, उसको प्रिजर्व कर लीजिए, बाद में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। हम लोग अभी टाइम काफी हम लोग आगे निकल गए हैं, तो नरेंद्र पटेल जी। मैं अभी हंसा बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जी बिल्कुल, आभार। शुरू करूं? हाँ जी। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, डहाणू, पालघर, महाराष्ट्र, नेशनल फेडरेशन फॉर फास्ट जस्टिस, सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस, न्यू दिल्ली, हमने ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम, और जिसमें हमारे मिस्टर अरुण सक्सेना जी ने जो आज ये बातें बताई, मैंने शुरू में ही इनका इंट्रोडक्शन करते हुए बताया था कि एक व्यक्ति है या पूरा विश्वविद्यालय, इस तरह से, और बिल्कुल इतने इजी रीत्या, बहुत सहज रीत्या इन्होंने इतनी सारी हमें बातें बताई है। और सबसे इन्होंने जोर दिया है कि सोलो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हम कैसे बने, और इसके लिए उन्होंने हमें सशक्तिकरण दिया है। और उन्होंने और शुरुआत में बहुत सुंदर एक वाक्य का प्रयोग किया था कि जैसे हमारे अंदर ही कुंडलिनी शक्ति है, हमें उसे सिर्फ जागृत करना है। तो जागो ग्राहक जागो, इस तरह से उन्होंने हमें जागृत किया है। उनका जो लोगो उन्होंने बताया वो भी हमें बहुत इंस्पायर करने वाला सा लगा है। जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट हमें बताई, और उन्होंने जो हमें मिसगाइड करते हैं एडवर्टाइज करके, वैसे सीरियल्स में भी ऐसे इस तरह से हमें बहुत सारी हमारे श्रद्धाओं को, अंधश्रद्धाओं को मिसगाइड किया जाता है। उसके लिए भी इन्होंने खास तौर पर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए हमें जागरूक किया है। बिल्डर लोग हमें किस तरह फंसाते हैं, और ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि हमारे पोजेशन डेट से पहले हमें सिर्फ 10% ही रकम उनको अदा करनी है, ज्यादा नहीं। ये बात हमने नहीं सुनी है, या इसके पहले हमें पता नहीं थी। और फिर कार पार्किंग वगैरह की जो बातें चली, इनको लिए भी इन्होंने हमें बहुत सारी
डिटेल में जानकारी बताई है। स्पीड ब्रेकर इतनी हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है कि ऐसे हमारी सब रीढ़ की हड्डियां वगैरह सब जैसे यूजलेस होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे स्पीड ब्रेकर्स। तो इनके बारे में भी इन्होंने हमें जागरूक किया है। हमारी महिलाओं की सबसे मनगमती बात ये है कि हमारे एलपीजी गैस, इसके बारे में उन्होंने बताया। पेंट्री में जैसे फूड पर एक्सपायरी डेट्स वगैरह होनी चाहिए, इसके लिए हमें जागरूक किया गया। हॉस्पिटल्स में वगैरह किस तरह हमें फंसाया जाता है, सब डॉक्टर्स के किसी कमीशन जुड़े हुए हैं सभी बातों से। और रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं वे सबसे ऊंचे हमारे अफसर रहेंगे। ये सब बातें। और सबसे पहली बात ये है कि हमें किसी चीज का लोभ नहीं करना है। और वो जो उन्होंने दो बातें हमें बहुत सहजता समझाई है कि हमारी ग्रीडीनेस और हमारे फियर कि कल से हमारी ये फैसिलिटी चली जाएगी तो चलो आज ही कर लेते हैं। फिर बहुत सारा जहाँ मॉब होता है वहाँ किस तरह से हमें वो पैसे वगैरह गिरा कर, बड़ी सी नोट गिरा कर हम अगर आगे से दरवाजा खोलते हैं तो पीछे से पर हम लूट लिए जाते हैं। इतनी सारी बातें इन्होंने हमें अपने एक लगभग 1 घंटे के अपने लेक्चर में हमें समझाई है। मैं बयान नहीं कर सकती कि अरुण सक्सेना जी महोदय जी आपका किस तरह हम शुक्रिया अदा करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेक्स्ट 1 फरवरी को वापस हम लोग मिल रहे हैं। और आपने ही बताया कि लगभग आज इस वेबिनार में हम करीबन 22 लोग एक साथ मिले हैं। इसके सिवा हमारे अन्य सारे सुनने वाले हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम समझ ले, हम जान ले और सबसे फ्रॉड से हम बचे रहे। मैं प्रवीण पटेल जी, आप अमिताभ पात्रा जी तथा बहुत सारे हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, हमारे महोदय नरेंद्र पटेल जी जिन्हें हम नरेंद्र पटेल काका ही करके बुलाते हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो टेक्निकल बातें हमारे संभाल लेते हैं हमारे पात्रा जी, इनको भी मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। और पुनश्च पुनरागमनाय ऐसे कहते हैं हम। तो मिस्टर अरुण सक्सेना जी अगले 1 फरवरी को पुनश्च हम लोग मिल रहे। सब हम जो पार्टिसिपेट हुए हैं उनके, जो हमारे सुनने वाले हैं, इन सब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।